मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रस्तावना में प्रेम्बल में जो बातें अभी कल छूटी थी, तो प्रेम्बल में जरा हम देख लें। प्रस्तावना कल हमने देख लिया था, उसके मायने क्या है। यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से काफी बड़ी है, और ये कहा जाता है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उसमें यह भी लिखा गया है कि शासन का स्रोत कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शासन की प्रणाली क्या है, और ये भी लिखा गया कि भविष्य के भारतीय शासन का निर्माण हम कैसे करेंगे। ये सारी बात लिखी गई प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना पिछली क्लास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, प्रस्तावना में सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रस्तावना का फिर मर्म क्या है, प्रस्तावना को कैसे उपयोगिता देखें, कैसे महत्व देखें। तो पहले तो दोस्तों, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। अगर हम देखें प्रस्तावना का स्वभाव कैसा है, जब नेचर की बात करते हैं स्वभाव की बात करते हैं। जैसे होता है ना किसी का स्वभाव, व्यक्ति से स्वभाव में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि स्वभाव बड़ा खड़ूस है, स्वभाव अच्छा है। तो वैसे प्रस्तावना का स्वभाव क्या है। जैसे हमने मूल अधिकार का स्वभाव देखा था, ये वाद योग्य है। ठीक वैसे ही प्रस्तावना का स्वभाव वाद योग्य नहीं है, बल्कि प्रस्तावना कुल मिला के अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, या कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, गैर अधिशास्तिपूर्ण है। जिसको कोर्ट के द्वारा लगाया न जा सके उसे क्या कहा जाता है, गैर अधिशास्तिपूर्ण। तो स्वाभाविक तौर पे ये कहते हैं कि अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है। अवादियों का मतलब है जैसे फंडामेंटल राइट आपका वाद योग्य है, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। पहली बात, मूल अधिकार के खिलाफ कभी भी राज्य नहीं जा सकता। दूसरा, लेकिन हम उच्चतम न्यायालय में इस बात को लेकर नहीं जा सकते। मान लीजिए कि ये बात अवादियों कैसे है, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिखा गया है। अब आप उदारीकरण की नीति को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में संविधानवाद शब्द लिखा गया है और 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपना ली। तो आप इस आधार पे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते कि उदारीकरण खराब है, उदारीकरण खराब है, जबकि मूल अधिकार में ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अवादियों का मतलब है, नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसे क्रियान्वित कराने के लिए, इसे क्रियान्वित कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे निदेशक तत्व के बारे में कहा जाता है, यानी इसे लागू कराने के लिए, इसे क्रियान्वित करने के लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो एक खास बात है, जब इसे क्रियान्वित कराने के लिए, इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका सीधा सा मतलब है इसे लागू करना या न लागू करना ये सरकार की मर्जी है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, ये सरकार की इच्छा है, सरकार की मर्जी है। इसलिए आपको याद दिला दें, यह अगर सरकार की मर्जी है तो हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। इसे न तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को उदारीकरण लागू करना चाहिए, न तो हम भारतीय राज्य के द्वारा किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वो समाजवाद के खिलाफ है। तो मान लीजिए कि भारत सरकार श्रम सुधार कानून को ही बना ले। भाई श्रम सुधार इसलिए कि हम ज्यादा आसानी से विदेशी निवेश आकर्षित करें। इस आधार पर इसे आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब है ये क्या है, ये आपका प्रस्तावना क्या है, नैतिक है, मॉरल है। आप याद रखिए, हमने कई बार इस बात को उल्लेख किया है कि दोस्तों जीवन को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नैतिक, दूसरा दंडिक। यानी व्यक्ति को नियंत्रित करने के दो तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक तो नैतिक तरीका है, यानी अब ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है, मुख्यमंत्री के विवेक पर है, विधानसभाओं के विवेक पर है, उनके अंतरात्मा पर यह है, यानी उनका कंसाइंस है, ये नैतिकता है कि प्रस्तावना को ध्यान में रखेंगे सरकार की नीतियों का निर्माण करते समय, विधि का निर्माण करते समय। लेकिन अगर वो प्रस्तावना को ध्यान में नहीं रखते तो हम फिर उसके खिलाफ न्यायपालिका नहीं जा सकते।
जैसे कि अब मान लीजिए नैतिकता मामला है कि मेरे दोस्त ने नोट्स मांगा और मैंने कह दिया भाई हमने तो लिखा ही नहीं है, तो अब इसके लिए हमें न्यायालय में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया। और प्रस्तावना दोस्तों लॉ नहीं है, प्रस्तावना आदर्श है, इसे नैतिकता है। प्रस्तावना देखो, नैतिकता का मतलब कैसा होना चाहिए। लॉ कहता है भाई ये विधि है, इसका उल्लंघन किया आपको दंड मिलेगा। चाहिए से मतलब नहीं होता कि अब कैसा होना चाहिए। आपने विधि का उल्लंघन, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 302 में क्या लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाएगा। अब ये नहीं कहा गया उसमें अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध नहीं करना चाहिए एक मामला अलग है, अपराध कर रहा है नहीं कर रहा है यही लॉ देखता है, यही कानून देखता है, यही कोर्ट देखता है। तो कोर्ट कभी नैतिकता की बात नहीं करता। कोर्ट किसी अपराधी से ये सवाल नहीं पूछता अरे यार तुमने ऐसा अपराध क्यों कर दिया, बताओ तुम पढ़े लिखे आदमी हो। कोर्ट का ये काम नहीं है। कोर्ट का ये काम है अपराध किया तो क्या है, सबूत क्या है, दंड कितना मिल सकता है, कोर्ट केवल यही बताता है। इसलिए प्रस्तावना का स्वभाव अवाद योग्य है, इसे क्रियान्वित करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और किसी भी विधि को, किसी भी विधि को, यानी जो राज्य के द्वारा बने, किसी विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह विधि प्रस्तावना के किसी प्रावधान का विरोधी है। यह विधि प्रस्तावना का विरोधी है, यह प्रस्तावना किसी प्रावधान का विरोधी है, इस आधार पर किसी भी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, तो ये है प्रस्तावना की प्रकृति। ठीक वैसा जैसा हमने आपको मूल अधिकार के मामले में और निदेशक तत्व के मामले में बताया था कि निदेशक तत्व अवाद योग्य है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, निदेशक तत्व अवाद योग्य है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य, ठीक वैसे प्रस्तावना भी अवाद योग्य है। क्योंकि दोस्तों नैतिकता को न्यायालय में लागू कराया ही नहीं जा सकता। नैतिकता को लागू कराने, नैतिकता को कभी न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लॉ को लागू कराया जा सकता है। इसलिए कई बार लोग पूछते भी हैं कि भाई संविधान का सर्वोच्च विधि है तो इसमें नैतिकता की आवश्यकता कहां पड़ गई। तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन सवाल आप ये है कि संविधान को हम केवल वैधानिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखें। इसीलिए आपको हम याद दिला दें, एक विचार आया, तो प्रकृति का मतलब है नैतिक है, लेकिन इस नैतिक प्रकृति से एक विचार आया, संवैधानिक नैतिकता। आईएएस मेंस में सवाल पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता का मामला। अब सवाल है संवैधानिक नैतिकता क्या है। यानी संविधान केवल विधि के दस्तावेज के रूप में देखना, केवल सर्वोच्च विधि के दस्तावेज के रूप में देखना, ये बात अपने आप में केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको कैसे देखा जाए, यानी प्रस्तावना का महत्व कैसे आता है। प्रस्तावना के कारण हमें एक नया विचार प्राप्त होता है, प्रियम्बल कारण हमें एक नया विचार प्राप्त होता है, वो है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये विचार है संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अब जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं, अब इसका मतलब देखने में शब्द बड़ा विरोधाभासी है। यानी संविधान विधि का दस्तावेज है, नैतिकता का दस्तावेज है। तो दोस्तों जब हम संविधान के आदर्श देखें, यानी सच मायने में वाहन में बैठना जरूरी नहीं है, जाना कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रस्तावना हमें बताता है कि मैं जाना कहाँ है। आदर्श, भाई जीवन में एक आदर्श तो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए कई लोगों के आदर्श आप देखो, हर व्यक्ति का अपने अपने जीवन का नजरिया है, फिलॉसफी है। कई लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस के आदर्श लिखे होते हैं कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। व्हाट्सएप के आदर्श को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर में व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता, तो है क्या? ये पहली बार उच्चतम न्यायालय ने नाज फाउंडेशन वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला नाज फाउंडेशन वाद में उठाया। नाज फाउंडेशन वाद में उठाया और नाज फाउंडेशन वाद में कहा गया कि देखिए दोस्तों, एक होती है समाज की नैतिकता, एक होती है संविधान की नैतिकता। कई बार आप देखोगे समाज की नैतिकता कई बार विशेषाधिकारी प्रवृत्ति बताती है, एक होती है सोशल मॉरलिटी। अब समाज की नैतिकता क्या है? उसमें जाति हावी है, धर्म हावी है, परंपराएं हावी है, प्रथाएं हावी हैं। यही तो मामला है। जब आप कहते हो कि समाज की नैतिकता, तो समाज की नैतिकता तो अपने आप में ये धर्म पर आधारित है, जाति पर आधारित है, धर्म पर जाति पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है। इसलिए हो सकता है समाज के जो मूल्य हो, परंपराएं हो, प्रथाएं हो, वो संविधान से टकराती हो। अब हो सकता है इसीलिए आप देखोगे इस नाज फाउंडेशन वाद में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दो समलैंगिक व्यक्तियों के बीच में अगर सहमति से संबंध है तो वो अपराध नहीं है। समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन शर्त है कि दो व्यक्तियों की सहमति से होना चाहिए। यही है आईपीसी की धारा 377। तो आईपीसी की धारा 377 को उच्चतम न्यायालय ने अवैध कर दिया, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 में लिखा गया था कि समलैंगिक संबंध एक अपराध है, समलैंगिक संबंध अपराध है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा, अभी अब देखोगे समलैंगिक विवाह पर मामला चल रहा है। अब समलैंगिक विवाह का मतलब क्या है? समलैंगिक विवाह का मतलब है कि किस तरीके से भाई पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, महिला महिला के साथ विवाह कर सकती है। अपने गांव के दादाजी को बताइए, कह रहे भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे हो जाएगा? विवाह का पूरा ढांचा टूट जाएगा। कैसे फिर तय होगा कौन उत्तराधिकारी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, और फिर उसमें सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि नहीं नहीं, समाज कभी नहीं बता सकता कि क्या नैतिकता है, क्या सही है, क्या गलत है। अरे न्यायालय तय करेगा। और उच्चतम न्यायालय की नैतिकता का आधार क्या है? व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता। उच्चतम न्यायालय गरिमा का आधार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय की यानी जो नैतिकता है वो समाज की नैतिकता के साथ चले, कई बार जरूरी नहीं है। और इसलिए कहा भी जाता है कि हमारा उच्चतम न्यायालय तो समाज को बदलने के लिए आया है, संविधान समाज को बदलने के लिए आया है। अब जरा देखो दोस्तों, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यानी आईपीसी का मतलब क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में यह लिखा गया है, पहले लिखा था, अभी यह बात लागू नहीं है कि समलैंगिक संबंध को अपराध उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक कर दिया। तो आप कहोगे सर यही संवैधानिक नैतिकता है? तो नहीं, संवैधानिक नैतिकता का इससे भी बड़ा शब्द है। संवैधानिक नैतिकता में बाकी सारी चीजें भी आ जाती हैं। पहला, ये समाज की नैतिकता से अलग है। उसके अलावा संवैधानिक नैतिकता में बाकी सारी चीजें क्या शामिल होंगी? ये सही मायने में संविधान के मूल्य, प्रस्तावना के मूल्य और आदर्श, ये संवैधानिक नैतिकता में शामिल होंगे। और प्रस्तावना के मूल्य आदर्श क्या है? न्याय, समानता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना के मूल्य और आदर्श हैं दोस्तों। कई बार आप देखेंगे समाज के मूल्य और आदर्श ऐसे हो जरूरी नहीं है, हमारे परिवार के मूल्य और आदर्श ऐसे हो जरूरी नहीं है। परिवार में तो आप देखो दोस्तों, ताऊ बोलने ही नहीं देता, बड़ा भाई बोलने नहीं देता, कई बार क्लास में टीचर भी बोलने नहीं देता। तो इसलिए पहली बात है कि संवैधानिक नैतिकता में समाज के संविधान के मूल्य हैं, आदर्श हैं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे आदर्श है। पहला पार्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का, संवैधानिक नैतिकता का पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अब देखोगे और क्या संवैधानिक नैतिकता में शामिल है। तो संवैधानिक नैतिकता में केवल यही नहीं है, बल्कि संविधान के हर प्रावधान में संविधान की भावना है, संविधान की अंतरात्मा है। अब यही संविधान की भावना, और आपको याद होगा संविधान की भावना और अंतरात्मा को ढूंढा था केशवानंद भारतीवाद ने। इसलिए केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संविधान की व्याख्या में केवल शब्दों पर ध्यान न दिया जाए,
भावना पर ध्यान दिया जाए। इसका मतलब संविधान के हर प्रावधान में जो इसेंस है वो संवैधानिक नैतिकता है। तो संवैधानिक नैतिकता के बड़े मतलब हो गए। इसका सीधा सा मतलब है, अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पद का दुरुपयोग न करे। अगर वो उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, संवैधानिक नैतिकता खिलाफ है। स्पीकर अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, संविधान के भावना के खिलाफ है। अब दोस्तों, हमने विभिन्न पदाधिकारियों क्यों अपॉइंट किया है? इसलिए नहीं कि वो केवल वेतन भत्ता लें, इसलिए नहीं बड़े पद पर जाएं, इसलिए कि वो समाज के सार्थक बदलाव में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करें और संविधान के मूल्यों को हृदय और अंतरात्मा से स्वीकार करें। इससे दोस्तों, जब हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी संवैधानिक पद पे जाता है तो बाकायदा संविधान की शपथ लेता है। यानी ये समझ लो, अगर हमने कसम खाई, हमने वादे किए, और संविधान कसम वादे खाकर हम स्वाभाविक रूप में हम उसके अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान की इस भावना को याद रखें, और संविधान की यही भावना संविधान के अंतरात्मा है, तो ये सब पे लागू होती है, और यही संविधान की नैतिकता है। तो स्वाभाविक रूप में राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, राज्यपाल अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, और स्वाभाविक तौर पर स्पीकर भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें। तो कहीं भी हमने प्रावधान का दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि अब देखोगे क्षमादान के मामले में राजनीतिक आधार पर प्रावधान का दुरुपयोग कर दिया गया, अध्यादेश के मामले में राजनीतिक आधार पर प्रावधान का दुरुपयोग कर दिया गया। इसलिए संवैधानिक नैतिकता संविधान के हर भाग में है, केवल प्रस्तावना में नहीं है। संवैधानिक नैतिकता संकीर्ण रूप में देखा मूल्य और आदर्श के रूप में। अच्छा, मूल्य और आदर्श क्या है? देखो दोस्तों, जीवन में दो चीजें होती हैं, एक वस्तु है और एक विचार है। देखो, एक तुम्हारा शरीर दिख रहा है, ये क्या है? ढांचा है, कंकाल है। हमारे जीवन का मतलब केवल शरीर नहीं है। और कोई आपसे पूछे, कई बार लोग पूछने में अपना परिचय बताओ, तो हमने कहा कि भाई इतने 206 हड्डियों से बना हुआ शरीर है। ये हमारा परिचय नहीं दोस्तों। हमारे आदर्श क्या है, हमारे दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, ये हमारा परिचय है। और हर व्यक्ति के आदर्श, दर्शन, फिलॉसफी अलग अलग है। जो मूल्य है वो दिखते नहीं, मूल्य है वो आचरण से भले दिख जाए। मतलब मूल्य आप देख नहीं सकते कि अच्छा स्वतंत्रता यहाँ जा रही है, मार्कर आप देख सकते हैं। व्यक्ति की शरीर की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, स्वतंत्रता को नाप थोड़ी सकते हैं, क्योंकि मूल्य है, आदर्श है, नैतिकता है। इसलिए हमारे यहाँ संवैधानिक नैतिकता का विचार उच्चतम न्यायालय ने दिया, और आजकल तो हर मुद्दे पे संवैधानिक नैतिकता की बात आती है। तो इसका मतलब फिर आप सवाल पूछेंगे कि संविधान क्या है, वैधानिक दस्तावेज या नैतिक? तो दोनों। क्योंकि दोस्तों, ये भाग हकीकत की बात है, अगर हमारे जीवन में नैतिकता न हो, आदर्श न हो, तो हमारा जीवन पशु जैसा हो जाएगा। क्योंकि सवाल ये है, क्या रोटी कपड़ा मकान खाकर ही जीवन बिता देना यही जीवन का सार्थकता है? उत्तर है नहीं। तो जीवन की सार्थकता किस बात में है कि हम गरिमा में जीवन जिए, आजादी का प्रयोग करें, सामाजिक न्याय को स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखें। तो ये खास बात है, ये अपने आप में खास बात है। अब आप जरा देखो, अब आप कहोगे दूसरी बात क्या है सर? तो अब देखो, प्रस्तावना का फिर दूसरा पक्ष लें। एक तो प्रस्तावना से संवैधानिक नैतिकता निकली, अब प्रस्तावना से दूसरा मामला है तो प्रकृति। हमने देखा प्रकृति से संवैधानिक नैतिकता आ गई। अब प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं? संशोधन मतलब बदलाव। संशोधन सिंपल सा बदलाव, संशोधन परिवर्तन। जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। अब प्रस्तावना संविधान अगर लिखा हुआ दस्तावेज है तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, बदलाव आएगा। अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं, ये पहला मामला आया बेरूबारी वाद में, और ये 1960 का वाद था उच्चतम न्यायालय का, बेरूबारी केस। अमेंडमेंट आया 1960 में बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस का मतलब है, देखो देखो, बेरूबारी जगह का नाम है, बेरूबारी जगह का नाम है, और ये जगह आज की डेट में बांग्लादेश में पड़ती है, और पहले पाकिस्तान में था कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना। तो अब देखो, इस गांव को, बेरूबारी जगह का नाम है, गांव का नाम है, ये थोड़ी जगह थी, हमने बांग्लादेश को या पहले के पाकिस्तान को दे दिया। कारण ये था कि अब पाकिस्तान के दो भूभाग के बीच में भारत का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। तो अब दो भूभाग माने जाने के लिए भारत का टुकड़ा जरूरी था, नहीं तो बड़े घूम के आ जाना पड़ता था। तो भारत ने दोस्ती के नाते कहा, भाई ये हम भूमि पाकिस्तान को दे देंगे। 1960 की बात है। अब जब ये हुआ कि भूमि पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, तो आपको अगर याद हो
तो इसमें मामला था, अब भूमि जब पाकिस्तान को देने की बात आई तो लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए और उन्होंने कहा देखो भाई, हमने तो भूमि पाकिस्तान को दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने पूछा मसला क्या है, तो लोगों ने कहा अरे भाई, हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से, और अगर संविधान संशोधन कर रहे हैं आप और अपनी जमीन किसी को दे रहे हैं तो हम भारत के लोगों से जनमत संग्रह कराइए, पहले पूछिए तो कि भारत के लोग सहमत है कि नहीं है। अब संसद जब चाहे तो संसद कैसे संविधान संशोधन करके ये बेरुबारी जमीन दे देगी। और बात ये भी तय थी कि अगर मान लीजिए एक राज्य पश्चिम बंगाल कोई जमीन देना चाहता है बिहार को, झारखंड को, तब अनुच्छेद 3 अप्लाई होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले बता रखा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का मतलब है कि अगर एक राज्य दूसरे को कोई भूभाग सौंप रहा है तो आर्टिकल 3 लागू होगा। लेकिन अगर भारतीय सरकार किसी जमीन को किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में किसी दूसरे राज्य को सौंप रही है, संप्रभु राज्य को सौंप रही है जो भारत का हिस्सा नहीं है, तब संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा। लेकिन सवाल यह है कि संविधान संशोधन होगा या लोगों से पूछा जाएगा, यही मसला फंसा। क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोग, सवाल है भाई जब हम ही संप्रभु है, हम ही मालिक है, तो हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हर बार संविधान संशोधन में आम जनता से पूछा जाए, आम जनता की राय ली जाए, जिसे कहते हैं जनमत संग्रह, और आम जनता जिस बात पर कहे वही बात हमें करना चाहिए। अब मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं है, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात ही मत करो। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हर संविधान संशोधन पर लोगों से पूछना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने चयन किया है संसद का, लोगों की निर्वाचित संस्था है संसद, और हम यहाँ संसद को काम करने की इजाजत देंगे। यहाँ संसद के पास काम करने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं नहीं भाई हर बात में लोगों से पूछा जाए, फिर तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अधिकार अनुच्छेद 368 में संविधान निर्माताओं ने संसद को दे रखा है। यहां से मामला खत्म हुआ। यदि बेरुबारी केस ने कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और दूसरी बात है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्यों नहीं है, तो उन्होंने कह दिया भाई ये तो आदर्श है, इसमें तो नैतिकता की बात है, और संविधान में तो विधान की बात आती है, संविधान में तो विधि की बात आती है। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 1 की शुरुआत संविधान का मतलब जहां आर्टिकल हो, जहां अनुसूची हो, जहां भाग हो। अब प्रस्तावना में तो ना कोई आर्टिकल है ना कोई अनुसूची है, प्रस्तावना तो बस केवल एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, यानी संविधान का श्री गणेशाय नमः है। तो अब ये अगर एक तरीके से शुरुआत है, तब इसको संविधान का भाग न माना जाए, और संविधान का भाग है ही नहीं है तो सरकार को जनमत संग्रह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मामला सेटल हो गया। लेकिन फिर यही सवाल उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप जानते हो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकती है। फिर यह सवाल उत्पन्न हुआ 1973 में। अब ये 1973 में जो अपने आप में उत्पन्न हुआ ये विवाद, संयोग की बात है फिर यही विवाद आया 1960 में, बार हल हो गया। बेरुबारी केस में कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर से मामला उत्पन्न हुआ। अब फिर से मामला आया और ये कहा गया कि भाई देखो 1973 में केशवानंद भारतीवाद, और अगर आपको याद होगा तो केशवानंद भारतीवाद हमने आपको पहले बताया था, और केशवानंद भारतीवाद ने खास बात कही, केशवानंद एक मठ के पुजारी थे, केरला में मठ था उसी के पुजारी थे। अब उनकी जमीन सरकार ने ले ली, अब उनकी जमीन सरकार के लिए इसी बहाने उच्चतम न्यायालय पहुंच गए वो। और आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने इसका उल्लेख किया होगा, न्यायालय में भी उल्लेख किया होगा। तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। मामला उच्चतम न्यायालय का यह था कि क्या संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, और क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जितने चाहे उतने भाग का संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि नहीं, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन कर सकती है।
उसमें प्रस्तावना का संशोधन भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कह दिया संसद किसी भी संशोधन को कर सकती है, अनुच्छेद 365-68 का प्रयोग करके वो कोई भी संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना का भी संशोधन है, बशर्ते आधारभूत ढांचे का नहीं। तो संसद आधारभूत ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। अब आप जानते हो कि आधारभूत ढांचा हमने पहले भी आपको बता रखा है। आधारभूत ढांचे का मतलब संविधान की आत्मा कह लो, संविधान की भावना कह लो, संविधान का मर्म कह लो, यही आधारभूत ढांचा है। अब संविधान की भावना, मर्म, अगर ये आधारभूत ढांचा है तो सवाल उत्पन्न होता है। अगर ये आधारभूत ढांचा है तब फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि यार आधारभूत ढांचा है क्या? तो संयोग की बात आप देखोगे, जो जो उच्चतम न्यायालय 1973 से आधारभूत ढांचे का भाग परिभाषित किया है उसमें ज्यादातर भाग प्रस्तावना में शामिल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी प्रस्तावना में जैसे कि देखोगे क्या क्या भाग आधारभूत ढांचे और प्रस्तावना दोनों में है। शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप ये प्रस्तावना में है, आधारभूत ढांचे का भी भाग है। शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। पंथ निरपेक्षता ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। और आप जानते हो दोस्तों, यानी मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का संबंध यानी पूरकता ये भी आधारभूत ढांचे में शामिल है। इसका मतलब है अगर पंथ निरपेक्षता है तो स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक बहुत बेसिक मूल्य है। तो स्वतंत्रता को तो हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है तो स्वतंत्रता और समानता न्याय ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे स्वाभाविक तौर पर हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और कुल मिला के न्यायपूर्ण समाज जो प्रस्तावना में लिखा है उसी न्याय में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में ज्यादातर बातें आधारभूत ढांचे के साथ है। इसका मतलब है केशवन भारतीवाद ने कहा कि संविधान का संशोधन करिए, आधारभूत ढांचे का भाग नहीं। इसका मतलब प्रस्तावना के वो पार्ट जो आधारभूत ढांचे में शामिल है उनका संशोधन नहीं हो सकता। और केशवन भारतीवाद ने कहा इतना ही नहीं है, इसका मतलब है आप प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, प्रस्तावना संशोधन कर कुछ निकाल सकते हैं। जोड़ सकती है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो नहीं निकाल सकते प्रस्तावना से जो आधारभूत ढांचे का भाग है। किसी आधारभूत ढांचे के भाग को प्रस्तावना से निकाल नहीं सकते, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में कह दिया। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में कहा। इसलिए आप देखेंगे केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो पहले के निर्णय को पलट दिया। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और आप देखोगे क्यों प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि आप यानी प्रस्तावना के बिना आप संविधान की व्याख्या नहीं कर पाओगे। प्रस्तावना के बिना आप संविधान व्याख्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा भाई जब संविधान में तो अनुच्छेद 356 की व्याख्या हो रही थी। अगर आपको याद होगा बोमई केस, SR बोमई केस, मानेका गांधी केस, जो हमने अभी तक आपको बता रखा है पहले के अध्यायों में। तो जो चीज हमने पहले बता रखी है, आपने देखा होगा कि जब उच्चतम न्यायालय ने मानेका गांधी केस में कहा कि जीवन का अधिकार में गरिमा में जीवन का अधिकार है, तो सवाल है गरिमा संविधान में लिखी कहां थी? प्रस्तावना में। इसलिए आप याद रखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर संविधान का भाग है तो संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग होगा। संविधान के अर्थ को समझने के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान के अर्थ को समझने के लिए, यानी आप ये मान लीजिए कि प्रस्तावना अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तावना का आधार लिया जाएगा तो संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान के अर्थ को समझने के लिए प्रियम्बल को बेस माना जाएगा। कैसे? ये बात आप बार बार देखते हो, जब उच्चतम न्यायालय ने मानेका गांधी केस में कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमा में जीवन का अधिकार, तो स्वाभाविक रूप में गरिमा में जीवन का अधिकार, ये गरिमा शब्द का प्रयोग
फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं है, प्रस्तावना में है। इसका मतलब अनुच्छेद 21 की व्याख्या भी प्रस्तावना के हिसाब से की जाएगी। जब बोमई केस में एसआर बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संघीय ढांचा संविधान का आधारभूत ढांचा है, आखिर में संघीय ढांचा में यह भी कह दिया कि पंथ निरपेक्षता ये भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो पंथ निरपेक्षता उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। ये तो एग्जाम्पल है। अब आप देखो दोस्तों, फिर नाज फाउंडेशन वाद में कहा संवैधानिक नैतिकता की का महत्व है, तो संवैधानिक नैतिकता कहाँ है? प्रस्तावना में। संवैधानिक नैतिकता की बात है प्रस्तावना में। इसलिए आज की डेट में, और आप देखोगे मिनर्वा मिल्स केस में जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये बात कहाँ दिखती है? प्रस्तावना में। पुट्टा स्वामी केस में यही सरकार ने कहा था हम कल्याणकारी कार्य लगा रहे हैं। अब कल्याणकारी कार्य करने के नाम पर आजादी थोड़ा सीमित कर देंगे, आजादी सीमित कर देंगे। अब अगर आजादी सीमित कर देंगे तो लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई आजादी सीमित क्यों करोगे? उच्चतम न्यायालय ने कहा अरे भाई आजादी और सामाजिक न्याय एक साथ चल सकता है, सामाजिक न्याय पे आजादी खत्म मत करिए, क्योंकि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? न्याय। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, उसके बाद फिर इक्वालिटी। इन दोनों चीजें पूरक है। आजादी खत्म करके अगर आप समानता लाओगे फिर तुम चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे हो जाएंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बात कह दी कि आधारभूत ढांचे का भाग कहीं न कहीं प्रस्तावना से मिलता है, और प्रस्तावना हमारे संविधान को समझने की चाबी है। बिना इस चाबी के बिना घर नहीं खुलता है, तो संविधान हमारा घर है, और संविधान के घर नामक चाबी जब भी खोलनी है तो प्रस्तावना शुरू होती है बात। इसलिए भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसलिए जितने भी निर्णय आप देख लीजिए, चाहे बोमई केस हो, चाहे पुट्टा स्वामी केस हो, उन सबकी व्याख्या प्रस्तावना का सहारा लिया गया। इसलिए प्रस्तावना के उन भागों को नहीं हटाया जा सकता जो आधारभूत ढांचे के भाग हैं। लेकिन एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। अरे संशोधन में चीजों को बढ़ा भी सकते हैं, संशोधन में संविधान से चीजों को निकालना ही जरूरी नहीं है, संविधान में कोई चीज लिखी भी जा सकती है, ऐड किया जा सकता है। और आप पूछोगे कि सर जो प्रस्ताव जो आधारभूत ढांचे के भाग नहीं, जैसे समाजवाद, उनको निकाला जा सकता है? तो हाँ, कल के लिए संसद चाहे तो उनको निकाल सकती है, क्योंकि जो भाग आधारभूत ढांचे के भाग नहीं है उन्हें तो आप हटा सकते हैं। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आधारभूत ढांचे की परिभाषा भी तो निश्चित नहीं है। उच्चतम न्यायालय हो सकता है आने वाले समय में किसी और को भी आधारभूत ढांचा घोषित कर दे, उसको ही मानना पड़ेगा इसीलिए। लेकिन जो अगली बात है, जो बेरूबारी केस ने कहा था कि भाई कोई काम करने के लिए जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या केशवन भारतीवाद ने इसको स्वीकार किया है? स्वीकार किया। बेरूबारी केस ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवन भारतीवाद ने कहा है। बेरूबारी बाद ने कहा था कि प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा गया है उससे शक्ति नहीं निकलती। अरे भाई, संविधान ने संसद को शक्ति दी है, तो संसदीय विधि से संविधान सारा काम होगा, संविधान संशोधन संसद कर सकती है, जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केशवन भारतीवाद ने वही रिपीट कर दिया। केशवन भारतीवाद ने भी कहा कि भारत में हर काम के लिए जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसद को शक्ति है। तो ये हमारे यहाँ विधि का निर्माण संसद करेगी, संविधान संशोधन संसद करेगी, आम जनता से बार बार पूछना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। ये दिखाता का हम लोगों ने संविधान बनाया, लेकिन ये सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है कि बार बार आपको कहा जाए कि भाई जन्म संग्रह करो, क्योंकि 5 साल में चुनाव होगा और जिसे आप चुनाव में चाहते हैं उसका चयन कर दीजिए और वो उसको अधिकार दे दीजिए कि वो विधि और संविधान का निर्माण करता रहे। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यही मामला फिर से LIC वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर दोहरा दिया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जीवन बीमा निगम वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर दोहरा दिया कि स्वाभाविक रूप में प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जरा देखो, ये संविधान का भाग हो गया, प्रस्तावना कितनी बातें आ गई। तो प्रस्तावना का हमने क्या समझा अभी तक कि उससे उसका प्रकृति, फिर उसका संशोधन हो सकता है नहीं, फिर हम देखा संविधान की नैतिकता, फिर हम देखा प्रस्तावना का महत्व,
क्योंकि संविधान के भाग में प्रस्तावना का महत्व भी तो है। और अगर अलग से आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का महत्व, तो दोस्तों बहुत बड़ा इसका महत्व आ जाता है। क्योंकि प्रस्तावना का महत्व अगर हम देखें, एक एक पॉइंट को हम समराइज करें, प्रस्तावना के महत्व में हम एक एक पॉइंट को समराइज करें, तो प्रस्तावना भाई संविधान की नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, यही प्रस्तावना का महत्व है। संविधान के आदर्श और मूल्य, यही प्रस्तावना का महत्व है। क्योंकि दोस्तों बिना मूल्य के, बिना फिलॉसफी कोई जीवन थोड़ी होता है। इसे आप याद रखिए, जब तक हमारे सामने आदर्श नहीं होता, तो मैं किसी के कमरे में गया तो उन्होंने किसी की फोटो लगा रखी थी, उसमें लगा था स्ट्रेंथ इज पावर, ये फिलॉसफी है। कई बार बच्चे अपने व्हाट्सएप पे फिलॉसफी लगा कर रखते हैं। इसका मतलब कई बच्चे इतने मस्त होते हैं कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नो स्टडी नो टेंशन, ये भी फिलॉसफी है। कई लोगों की फिलॉसफी क्या है, लाइफ इज लाइक अ वॉर। प्रोफेसर वायरस की फिलॉसफी यही थी, जीवन संघर्ष है, इस संघर्ष में जो पिछड़ गया वो खत्म हो गया। तो जीवन की फिलॉसफी अलग अलग है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो प्रस्तावना में आदर्श मूल्य रखे। और फिर इसका महत्व क्या है, जब भी हमें संविधान का अर्थ कोई अटकेगा, संविधान की स्पष्टता हमें चाहिए, हमें ये पता चलना चाहिए कि संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी, तो प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए भी होगा। इसलिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी बन गई। और इतना ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली भी है। महत्व क्या है, ये हॉरोस्कोप है। क्योंकि प्रस्तावना में सारांश में पूरे संविधान का दर्शन लिख दिया गया है। अब जन्म कुंडली क्यों है, प्रस्तावना की एक ही शब्द को आप जोड़ते जाइए, पूरा संविधान खुल जाएगा। कैसे, प्रस्तावना के एक एक शब्द को देखिए। जब कहते हैं प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है, जब प्रस्तावना में कहते हैं लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है, इसी के हिसाब से क्या जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमारे यहाँ संसद का निर्वाचन होता है, विधानसभाओं का निर्वाचन होता है। अपने आप राष्ट्रपति, संसद, विधानसभाएं, मंत्रिपरिषद, ये सब प्रस्तावना से कहलाती है। जब हम कहते हैं कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, तो न्याय में क्या आ जाएगा, निदेशक तत्व आ जाएगा। जब कहते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता होगी, उस स्वतंत्रता में क्या है, मूल अधिकार आ जाएगा। तो अब देखो पूरी प्रस्तावना दोस्तों, पूरी यानी प्रस्तावना के एक शब्द को खोलते चले जाओ, पूरा संविधान खुल जाएगा। यही तो है प्रस्तावना, क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान को समझने का सबसे बड़ा टूल है। प्रस्तावना संविधान को समझने का सबसे बड़ा टूल है। और इतना ही नहीं, अब देखोगे आगे, अगर आप प्रस्तावना को समझना है तो राष्ट्र की एकता अखंडता, इसलिए हमारे आपातकाल लाया गया है, आजादी पर प्रतिबंध लगाया गया है, संविधान के हर भाग पर रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र ऐसा रहेगा तभी तो स्वाभाविक रूप में हम आजादी पाएंगे। इससे दोस्तों हमारा संविधान नया नया बना था, और संविधान सभा में बैठे लोग बड़े रोमांटिक हो गए थे। वो कहा करते थे कि आजाद भारत में बिल्कुल दूध की नदियां बह जाएंगी, झील यानी दही की झील बन जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि जब तक राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा नहीं होगी, संप्रभुता की रक्षा नहीं होगी, हम ऐसे प्रभाव या ऐसे प्रावधान हम लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए प्रस्तावना में संविधान के जो भी आप कह लो, यही है प्रस्तावना। तो संविधान का भाग भी है, संविधान में दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है, उसकी जन्म कुंडली भी है, परिचय भी है। तो और अब आप देखोगे प्रस्तावना का जरा व्यवहारिक मूल्यांकन देख ले। ये तो प्रस्तावना का है, प्रस्तावना का जरा व्यवहारिक मूल्यांकन देख ले। प्रस्तावना एवं व्यवहारिक राजनीति, तब इसी साथ प्रस्तावना फिर समाप्त हो जाएगा। मेरा सिद्धांत के साथ प्रैक्टिस करके भी देखे, प्रस्तावना की प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्रस्तावना को व्यवहार में कैसे लगाया जाए, प्रस्तावना की प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्रस्तावना को व्यवहार में कैसे लाया जाए। तो अब देखोगे कैसे इसको व्यवहार में लाया जाएगा। पहला अगर आप देखो, अब सवाल है प्रस्तावना में क्या लिख रहा है, हम भारत के लोग और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक। तो देखो इसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी दोस्तों। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में सकारात्मक पक्ष यह है कि हमने 17 लोकसभा चुनाव कराए, ये तो बड़ी सफल बात है।
हमने 17 लोकसभा चुनाव करा लिया, ये लोकतंत्र में अच्छी बात है। हमारे यहाँ अनेक दल चुनाव में भागीदारी करते हैं। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, ये बात तो प्रस्तावना से दिखती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। अगर अब देखो, प्रस्तावना को हम व्यवहार जोड़ के देखें, और आईएएस में क्या होता है, ज्यादातर सवाल व्यवहार से जुड़ के आते हैं। यानी वो सब बातें कि बेरुबारी केस, केशवान भारती केस, वो पूछेगा। इसके बजाय वो पूछेगा, भाई ये बताओ कि जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक लिखा गया है, क्या ऐसा दिख रहा है क्या? तो एक पक्ष तो दिख रहा है दोस्तों। तो भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो सकती है, ये बड़ा अपने आप एग्जाम्पल है। अगर भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो सकती है, तो अपने आप में ये तो बड़ा एग्जाम्पल है। कोई आम आदमी कहीं हो सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन दूसरा भी पक्ष है। अब लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में कहाँ समस्या आ रही है दोस्तों? तो सवाल है, भारत में भी गरीबी बनी हुई है, भारत में भी निरक्षरता कायम है। इसलिए आप मानव विकास सूचकांक को देखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को देखोगे, तो दोस्तों फिर तो पता चला कि भारत का स्थान 135 में आ रहा है। मानव विकास सूचकांक में हम 100 के नीचे आ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आलोचक कहते हैं कि भाई ये बताओ, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोक ज्यादा बता रहे हो, तंत्र ज्यादा हमारा सफल हुआ, क्योंकि चुनाव करना तंत्र है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका को बना लेना तंत्र है। लोगों की बात क्या है? जहां पर मानव विकास सूचकांक हो जाए। और यही नहीं, आप देखोगे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे यहाँ सांसद विधायक अपराधी हो गए, ये भी तो तंत्र में समस्या है। जो सांसद विधायक अपराधी हो गए, ये प्रॉब्लम है। हमारे लोकतंत्र में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो, लोकतंत्र के दोनों पक्ष हैं। अगर प्रस्तावना को हम देखें और ये देखें 75 सालों में भारतीय लोकतंत्र कितना सफल हुआ, तो ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुआ, इलेक्शन कमीशन है, कोई आम व्यक्ति भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। ये एग्जाम्पल बार बार देखे गए, ये लोकतंत्र की सफलता है। इतने बड़े देश में चुनाव करा देना, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य ही मान लीजिए उसको आप। लेकिन दोस्तों ये भी तो है कि क्या हम मानव विकास सूचकांक में पीछे क्यों हैं? निरक्षरता है, गरीबी, ये सभी तो हटना चाहिए, तभी तो लोक आगे बढ़ेगा। तो ये चैलेंज है। और दूसरी बात आप देखोगे, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्षता। और हकीकत की बात है, भारत में देखो, पंथ निरपेक्षता का मतलब ठीक है कि सभी को उपासना की आजादी है, सभी को स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर पंथ निरपेक्षता है, तो व्यवहारिक में रूप में आप देखोगे सारे राजनीतिक दल धर्म का प्रयोग करते हैं चुनाव में। तो व्यवहारिक रूप में सांप्रदायिकता आगे बढ़ती है। व्यवहारिक रूप में अभी आप देखोगे कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। व्यवहारिक रूप में थोड़ी सांप्रदायिकता हमारे यहाँ बढ़ रही है। अभी आप देखोगे रामनवमी के त्योहार पर हिंसा होना, या किसी भी धार्मिक जुलूस में हिंसा हो जाना, और ये सब आम आदमी की बात नहीं है, सब राजनेता कहीं न कहीं कराते हैं। तो संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष आदर्शों को लेकर बढ़ रहा है कि व्यक्ति तार्किक होगा, व्यक्ति लॉजिकल होगा, पढ़ेगा लिखेगा। व्यवहार में भी समस्या है, व्यवहार में समस्या आ रही। फिर आप देखोगे हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है समाजवाद। लेकिन दोस्तों 1991 के बाद हमने आर्थिक नीति कैसी अपना रखी है? उदारीकरण। हमने आर्थिक नीति कैसी अपना रखी है? उदारीकरण की। ये भी चैलेंज है। जबकि प्रस्तावना में संविधान भाई समाजवाद है। अब दोस्तों, समाजवाद का तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ पे स्वाभाविक रूप में, जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ पे समानता हो, वो तो समाजवाद है। और अब देखोगे कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच में गरीबी बढ़ रही है, गांव शहर के बीच में। और पता चला कि अब राज्य के द्वारा उद्योग नहीं चलाए जा रहे हैं, उद्योग तो सारी निजी कंपनियां चला रही हैं। कई आलोचक मानते हैं भाई ये तो प्रस्तावना के खिलाफ काम हो रहा है। जब आप कहते हो प्रस्तावना ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, भी हमने मान लिया। प्रस्तावना से संविधान की व्याख्या होती है, भी हमने मान लिया। प्रस्तावना मूल्य और आदर्श है, भी हमने मान लिया। दोस्तों सिद्धांत तो व्यवहार में गए पा रहा है, क्योंकि सिद्धांत में लिखा है सत्य में हो जयते। किसी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, सिद्धांत में लिखा है सत्य की आखिर विजय होती है।
धर्मो रक्षति रक्षत, यानी जिसकी धर्म रक्षा करे वो अपने आप में विजयी होता है। लेकिन हकीकत की बात है कि भारत में दोस्तों अपराधीकरण बढ़ रहा है। अभी आप देखोगे सारे अपराधी संसद में पहुंच जा रहे हैं, विधायिका में पहुंच जा रहे हैं, चुनाव कराना बड़ा महंगा हो गया है। अब ये बात तो ठीक है, लोकतंत्र देखने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई आम आदमी चुनाव भागीदारी करे तब उसे लगता है कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। इसलिए दोस्तों तमाम व्यवहारिक समस्याएं हैं, इतना आसान नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी आप कहोगे सर अंतिम मूल्यांकन कैसे करें? प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र का अंतिम मूल्यांकन क्या करें दोस्तों? देखो यहाँ पे दो विरोधी विचार है। एक तो विचार ये कहता है कि भाई आजादी के बाद भारत में सब कुछ आ गया, भारत एक महाशक्ति बन गया, अब हम बिल्कुल अच्छे रास्ते पर है। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण कहता है हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, 75 साल में कोई काम नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हो पाया। दोस्तों दोनों अप्रोच गलत है। देखो ये मान के चलोगे, जिस समय हम आजाद थे और जो आज हमारी कंडीशन है और जिस लोकतांत्रिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं उसमें उपलब्धियां निर्णायक है, क्योंकि हमने शायद उस भारत को नहीं देखा था जो कि आजादी के बाद का भारत था, जहां पर एक सुई भी नहीं बन पाती थी। और आज हम उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए प्रस्तावना में अगर ये शब्द लिखे गए हैं तो ऐसा ना हो कि प्रस्तावना के भाई हमने पहले भी निष्क्रिय तत्व में बता रखा है। अरे ठीक है, आज भी तो सरकार समानता के लिए काम कर रही है। और देखो इस देश में हर समस्याएं होती है, हम परफेक्ट कहीं जगह नहीं। अमेरिका में हिंसा हो जाती है, जहां डेमोक्रेसी होगी, पॉलिटिक्स होगी, वहां सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद खामियां भी हैं जो लगातार हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और खामियां क्या है? आप देखोगे हमारे यहाँ सत्ता परिवार के हाथों में आ गई है। राजनीतिक दल में एक ही व्यक्ति का प्रभाव हो जाता है, कहीं कहीं परिवार का प्रभाव हो जाता है। ये लोकतंत्र की खामियां हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि युवा होने के नाते आपको निष्कर्ष नकारात्मक नहीं लिखना चाहिए। इसे कहा भी जाता है कि भारतीय दलीय प्रणाली में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ देखो व्यक्ति ही ऐसा चलता है कि नया सामंतवाद आ गया है। पहले सामंतवाद था जो पैदाइशी लोग शासन करते थे, आज भी पैदाइशी लोग दलों के मालिक हैं, भाई वही के दल हैं, वही सरकार बनाते हैं। इतनी खामियों के बावजूद दोस्तों 75 साल में लोकतंत्र चला लेना ये बहुत बड़ी बात है। आप बगल में पाकिस्तान देखो, किसी विकासशील देश में इतना महत्वपूर्ण लोकतंत्र का संचालन नहीं हुआ। आप बांग्लादेश देख लो बगल में, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, हर जगह मारामारी मची हुई है। लेकिन इतने अस्थायित्व में अगर लोकतांत्रिक ढांचे के साथ हम इतने आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं तो क्रेडिट संविधान का ही है। और हर दोस्तों समय के साथ रास्ते बदलने पड़ते हैं। और सरकार ने जब उदारीकरण किया, आपको याद होगा निदेशक तत्व ने बताया था, उदारीकरण से हमने रास्ता बदला है, साध्य नहीं बदला। उदारीकरण से हमने क्या किया है? हमने मार्ग बदला है। हमने कहा भाई अब बाजार के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, बाजार के द्वारा प्रतिस्पर्धा लाएंगे। अब अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा को ठीक करके ही तो देश में लोगों को वितरण करेंगे। इसलिए ये कहना कि भारत में लोकतंत्र गणतंत्र नहीं है, ये बात पूरी तौर पे सही नहीं है। ये कहना कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बात पूरी तौर पे सही नहीं है। इसी हकीकत की बात है, हमने बेहतर उपलब्धि की है लेकिन चुनौतियां शेष है, चुनौतियां बाकी है। यही है प्रस्तावना, यही है प्रस्तावना। अब सवाल है कि अब कोई बच्चे सवाल पूछो अब प्रस्तावना के माध्यम से, अब आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, क्योंकि लगभग हमने संविधान के सभी टॉपिक खत्म कर दिए हैं। और अब देखो, अब हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे पता चला कि मुझसे सवाल पूछने की वजह आपस में ही आजादी कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसी आपस में आजादी का प्रयोग मत करो। एक बार जो भी पहले क्लास में पहले तो देखो, क्लास में जब हम ये कहें पूछो, आप याद रखो क्लास में हमेशा मैसेज नहीं करना चाहिए। क्लास में हम कहें पूछो तब पूछो, पता चला कुछ बच्चे तो क्लास करने के बजाय आपस में ही मैसेज का लेन देन कर रहे हैं। उनको माध्यम बना के भाई ये भी एक अच्छा चैटिंग का तरीका है। तो देखो पहले अच्छे सुन लेना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तब फिर प्रश्न पूछना शुरू करो। अब किसी ने पूछा है कि अच्छा जो नोट्स आपको नहीं मिले होंगे चिंता मत करना, नोट्स आपको जल्दी जल्दी सारे मिल जाएंगे। नोट्स में थोड़ा सा पॉलिटी में अपडेट होता है, पॉलिटी एयर में क्या होता है थोड़ा अपडेट की समस्या होती है, तो 2-4 दिन में सारे नोट्स आपको मिल, नोट्स की चिंता एकदम मत करना आप लोग। अच्छा किसी ने पूछा सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप भी आपको बता देंगे। अच्छा सिटीजनशिप, अगला अध्याय सिटीजनशिप हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अगर आप प्रश्न आपके पास कोई हो। अच्छा, कैग इलेक्शन कमीशन, तो कैग इलेक्शन कमीशन हम देखो, चाहे हम पहले कैग बता दें, इलेक्शन कमीशन बता दें या सिटीजनशिप बता दें, आपकी मर्जी है। तो अगर हम शुरुआत करें, या कहो आज ही से कोई टॉपिक शुरुआत करते हैं या कल शुरुआत करें, तो हम कैग भी बता देंगे, इलेक्शन कमीशन बता देंगे और आपको सिटीजनशिप भी बता देंगे। और अच्छा, किसी ने कहा उदारीकरण क्या है? बच्चों देखो, उदारीकरण का मतलब होता है राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। उदारीकरण का सीधा सा मतलब है, एक साबुन बनाने वाला व्यक्ति अपना साबुन बनाकर बाजार में बेचेगा, न राज्य उसकी कीमत तय करेगा और न राज्य ये बताएगा कि भैया तुम साबुन बनाओ या शैम्पू बनाओ। तो जैसे हर व्यक्ति अपना कोई मार्केट में प्रोडक्ट बना सकता है, उसे बाजार में बेच सकता है और खरीदने वाले की मर्जी है, खरीदा जाए ना खरीदा जाए। यह राज्य का अर्थव्यवस्था पर रेगुलेशन नहीं होगा। अच्छा, आप लोग इतनी तेजी से आपका सवाल भाग रहा है, तो हम कुछ टॉपिक शुरू कर दें। इससे अच्छा है कि फिर उसके बाद हमें लगता है लास्ट में एक दिन सवाल ही आपका ले लेंगे, क्योंकि आपने तो इतने सवाल पूछ रहे हो कि फिर उसका अच्छा किसी का आंसर राइटिंग पे भी तो अच्छा ठीक है। अब हम जरा अब आगे बढ़े, तो हम अगला टॉपिक ले सकते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बता देंगे, सीएजी बता देंगे और नागरिकता। ये तीन टॉपिक छूटे हुए हैं, तीनों को बता दें कि नागरिकता क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है। तो दोस्तों, अब निर्वाचन आयोग हम देखेंगे लेकिन कल से, आज के लिए तो निर्वाचन आयोग इतना ही है। बाकी एक आंसर राइटिंग की बात आपको बता दें, मान लो कि कोई आंसर राइटिंग है, किसी भी टॉपिक पर पूछो, तो आप जानते हो कि मान लो संघवाद पर कोई हमें आंसर राइटिंग लिखना है। अब हमारी बात ध्यान से सुन लो, अब क्वेश्चन पूछना एक बार बंद कर दो। इसके बाद कल से हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन और सीएजी, और कल से हम क्या करेंगे लास्ट में ही। अब देखो दोस्तों, आपके आंसर पूछने का फिर लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से पूछ रहे हो और चैट करते रहते तो उससे ना आपको फायदा होगा ना दूसरों को फायदा होगा, केवल डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। अब आप देखोगे संघवाद, अब संघवाद पे कोई सवाल लिखना है तो उसकी भूमिका लगा लेंगे। हम भूमिका कैसे लिख लेंगे कि भारत का समाज विविधतावादी है, और समाज विविधतावादी है इसलिए हमने संघवाद अपनाया है, जहां सातवीं अनुसूची से शक्तियों का विभाजन किया गया है। शब्द छोटे पैराग्राफ छोटे। अब देखो, ज्यादातर संघवाद में इंट्रोडक्शन लगभग एक होता है, भारत का समाज विविधतावादी है और इस विविधतावादी समाज की रक्षा के लिए हमने संघीय शासन का प्रयोग किया है, यह संघवाद। और निष्कर्ष क्या लोगे? आप याद रखो, संघवाद का निष्कर्ष हमेशा आप देखोगे, निष्कर्ष ये होगा कि उदारीकरण के दौर में, भूमंडीकरण के दौर में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और विकास के लिए सहकारिता, संघ और राज्य के बीच सहकारिता होनी चाहिए। संघ राज्य के बीच सहयोग होना चाहिए, संघ राज्य के बीच सहकारिता होनी चाहिए, ये निष्कर्ष होना चाहिए। तो अब देखो, लगभग हर टॉपिक का आप भूमिका निष्कर्ष रेडीमेड कर सकते हो। आप किसी टॉपिक को बताओगे तो ऐसे सब तैयार कर लो, क्योंकि भूमिका किससे शुरू? सिद्धांत से। आप अनुच्छेद अगर आपको याद है तो अनुच्छेद ब्रैकेट में आप ला दो, कि जैसे कि अनुच्छेद 1 की बात है, 3 बात है, लेकिन शुरू करो थोड़ा संकल्पनात्मक से, शुरू करो सैद्धांतिक से कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, इसलिए विविधतापूर्ण समाज में हमने संघीय ढांचे को अपनाया है जिससे विविधता में एकता की रक्षा हो पाए। और लास्ट में क्या लिखना है भाई? उदारीकरण के दौर में देश के आर्थिक विकास के लिए, अब देखो पूरी दुनिया में कोविड के बाद आर्थिक मंदी मची हुई है, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए संघ राज्य के बीच सहयोग आवश्यक है। अब हमने निष्कर्ष निकाल लिया। बीच का पॉइंट, सामान्यतः संघवाद में 3 पॉइंट आता है। संघवाद के ज्यादातर आंसर आप देखोगे उसमें लिखने को 3 पॉइंट रहेगा। पहला आप देखोगे हमारे यहाँ एक शक्तिशाली संघीय सरकार है, या पहले आप लिख दो कि संघवाद के मूल लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन। पहले संघवाद की विशेषता बता दो, शक्तियों का विभाजन है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, फिर दूसरा पॉइंट लिख दो शक्तिशाली संघीय शासन। संघ सरकार हमारे यहाँ शक्तिशाली है, तो 2-3 पॉइंट आप ये लिख दो। फिर उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद क्या है
कि संघ और राज्य के बीच में, अब संघ सरकार शक्तिशाली है तो क्या शक्तिशाली सरकार संघीय व्यवस्था के खिलाफ है? तो नहीं। इसके लिए आप देख सकते हो सरकारी आयोग का रेफरेंस आप दे सकते हो, बोमई आयोग की बात कर सकते हो। यानी फैक्ट भी लिखना चाहिए, सरकारी आयोग, बोमईवाद में निर्णय। और इन लोगों ने क्या कहा कि शक्तिशाली संघ और शक्तिशाली राज्य दोनों एक साथ साथ हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमें अमेरिकी संघ का मॉडल अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखोगे ये एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया संघीय शासन का। ऐसे हम सारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, सारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। मान लो संसदीय शासन को स्ट्रक्चर देना हो तो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे इलेक्शन कमीशन और सीएजी। कल से इलेक्शन कमीशन और सीएजी आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और आपने कहा था इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों पहला जरा देखें कि सीएजी है क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब सवाल इसका महत्व कैसे आया, क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा है और संविधान बड़ा होने के पीछे कारण था। अन्यथा आप देखेंगे दुनिया के जो पहले संविधान लिखे गए, जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अरे संविधान में यही सारी चीज तो लिखी जानी चाहिए। दोस्तों संविधान में प्रशासनिक सिद्धांत नहीं लिखे जाने चाहिए। भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों का उल्लेख हो जाए। हमारे यहाँ संविधान ऐसा नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, परिस्थितियां अलग थी और लोग स्वाभाविक रूप में अपने अधिकारों के बारे में भी इतने जागरूक नहीं थे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि संविधान इतना बड़ा लिख दिया जाए कि शासन सत्ता में बैठे लोग चाह के भी इसका दुरुपयोग न कर पाए। इसलिए संविधान हमारे यहाँ व्यापक लिखा गया, बड़ा लिखा गया, और उसमें कई प्रशासनिक प्रावधान कर दिए गए। बात ध्यान रखने की है, सामान्यतः संविधान में तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करते हैं, और प्रशासनिक प्रावधान का मतलब है जहां निर्वाचन आयोग आएगा, जहां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आएगा, जहां निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सारी बातें क्या होती हैं, प्रशासनिक प्रावधान। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल की बात भी आ गई, संघ लोक सेवा आयोग की बात भी आ गई। अरे ये सब चीजें संविधान में लिखी क्यों गई? क्योंकि दोस्तों जिससे सत्ता में बैठे लोग न केवल इसका संविधान का दुरुपयोग न कर पाए, बल्कि तमाम चेक एंड बैलेंस लगा रहे, तमाम नियंत्रण संतुलन बना रहे। हाँ ये बात आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा नियंत्रण तो आम जनता करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी शासन में जाएगा 5 साल के लिए ही जाएगा। तो 5 साल के लिए भी अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा खराब काम किया तो कुल मिला के 5 साल आप सत्ता में रहेंगे, उसके बाद तो जनता हटाई देगी। लेकिन दोस्तों 5 साल में भी तो बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो उस 5 साल में भी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार पे हमेशा नकेल कस के रखती हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, वो ऐसे सारे उपाय करते थे जिससे कि सरकारों पर ऐसे नियंत्रण स्थापित किए जा पाए। अब बड़े ध्यान देने की बात है, उसी में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका आती कैसे है? क्योंकि एक बेसिक बात आपको बता दें, हम जब भी किसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो जैसे अगर हम शुरू करें आर्टिकल 148 से, अब आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात है, लेकिन हकीकत की बात है कि संविधान में तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 इतने में सारी बात बन नहीं जाती, पहला। और दूसरा,
इससे भी बड़ा जरूरी है कि सही संविधान में आर्टिकल का महत्व ज्यादा है दर्शन का, सिद्धांत का। तो हकीकत का मामला है कि संविधान सिद्धांत है, दर्शन है, फिलॉसफी है। इसीलिए अगर हम सीएजी को पढ़ना चाहें, पहले हम ये पढ़ें कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है यानी लोगों का ही शासन है और लोगों का ही पैसा है यहाँ पे। क्योंकि जो पैसा आईएएस ऑफिसर को भी, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी जो उपलब्धि या वेतन के रूप में मिलता है, वो सब करदाताओं का पैसा है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारी स्कीम फ्री में दिया जा रहा है, तो हमें लगता है अरे यार ये तो बड़े महान आदमी है। अरे दोस्तों, अपने जेब का पैसा थोड़ी दे रहा है, वो तो मतदाताओं का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। और जरा सोच के देखिए, भारत में जो अपनी बीड़ी पीता है वो भी टैक्स देता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स तो देता ही है। और हर व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स नहीं देता, लेकिन तब भी भारत में कम से कम, संख्या कम है फिर भी 5-6 करोड़ लोग कम से कम डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। तो जो पैसा दिया जाता है वही जनता का पैसा है। इसे लोकतंत्र है, जनता का ही शासन है, क्योंकि जनता का ही पैसा है, जनता का मत है। यही तो लोकतंत्र का पर्याय है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर जनता का पैसा है, जनता का मत है, तो लोकतंत्र का मतलब फिर क्या होता है कि अब जनता ने अपना प्रतिनिधि को चयन कर रखा है, संसद को। जनता ने संसद को अपना प्रतिनिधि बना रखा है कि भाई जरा देखना, कार्यपालिका पर निगरानी बना के रखना, जो पीएम, सीएम और डीएम है उनको कंट्रोल करते रखना। तो ये जनता ने जिम्मेदारी दे दी है संसद को, कि संसद और खासतौर पर लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित संस्था है। इसलिए अब दोस्तों, जो सरकार का, भारत सरकार का सबसे बड़ा गुल्लक है भारत की संचित निधि। भारत सरकार का सबसे बड़ा गुल्लक है भारत की संचित निधि। उसमें पैसा संसद की अनुमति के बिना निकाला नहीं जा सकता। और संचित निधि क्या है? अगर हमें टैक्स दिया तो वही पैसा संचित निधि का मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा गुल्लक। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कोष है, खजाना है। तो आप समझ लो ये सरकार का सबसे बड़ा खजाना है और संचित निधि में पैसा रखा गया। अब इस संचित निधि से पैसा तभी निकाला जाएगा जब संसद की परमिशन हो। तो आप याद रखो, बिना संसद की अनुमति से संचित निधि से फूटी कौड़ी भी निकाला नहीं जा सकता। ये संसद की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। और अब सवाल है कि संसद ने परमिशन दे दिया और कार्यपालिका ने खर्च कर दिया। भाई आप याद रखो, हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी नियंत्रण करने की शक्ति संसद में, पैसा खर्च करने की शक्ति कार्यपालिका में है। अब कार्यपालिका, सरकार पैसा खर्च करेगी। अब जब सरकार पैसा खर्च करेगी, अब ये खर्च उचित है, अनुचित है, कैसे तय होगा? यही तो मामला है। भाई आप जानते हो, भाई सरकार में इतनी सुविधाएं हो जाती हैं। अब सरकार का पैसा है, इसका मतलब दोस्तों मुफ्त का है। कई बार तो लोग समझ नहीं पाते थे, रेल में लिखा होता था ये आपकी संपत्ति है, तो लोग रेल के वॉशरूम का भी शीशा उसा उठा के अपने घर लेके चले गए, और उनका जब हमारी संपत्ति है तो अपने घर ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर सरकार के अधिकारी, कई बार ऐसा होता है, सरकार का पैसा है, जरा सोच के देखो, डीएम साहब के अकाउंट में अगर 500-600 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो ऐसा कई बार गलतफहमी हो सकती है कि भाई हमारा ही पैसा है वो। और आपने भी देखा, झारखंड के आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कितने बड़े मामले आए, नोटों गड्डियां पूरी दिखी। इसका मतलब है दोस्तों, अगर मुफ्त में मिल जाए, जैसे कई बार हमें मुफ्त में लंगर मिल जाता है तो सब कुछ खाते हैं, वही घर में खाना हुआ तो पता चला कि दाल बाटी चूरमा खा के निकल लिए। तो सरकार के लोग इस भारत की संचित में से पैसा निकालें और खर्च करें, तो पैसा निकाले खर्च करें, ठीक तो होना चाहिए, मनमानी तो नहीं होना चाहिए। इसी पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य किया गया है। इसी के लिए किया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। इसे डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि भाई भारत सरकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी का नाम बताइए, तो उन्होंने सीएजी का नाम बताया था। लेकिन ये भी बात सही है, आप कहेंगे सर ये बताओ, सीएजी भारत की संचित निधि से अगर पैसा निकालने जाए तो निकालने के पहले परमिशन लेगा या खर्च करने के बाद? तो आपको याद दिला दें, सीएजी नियंत्रक नहीं है। यानी जब हमें भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है
तब उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे कई बार नाम और काम में फर्क दिख जाता है। पहला, एक कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रक नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, लेकिन निकालने के बाद कितना खर्च हुआ इस पर सीएजी की पैनी निगाह रहेगी। निकालने के बाद कितना खर्च हुआ इसको सीएजी देखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीएजी काम पैसा निकालने के बाद शुरू होता है, पैसा निकालने के पहले नहीं। इससे वो नियंत्रक नहीं है, नियंत्र पहली बात। दूसरा, और सीएजी महालेखा परीक्षक नहीं। देखो दोस्तों, दो शब्द होते हैं, एक होता है अकाउंटेंट, दूसरा तो ऑडिटिंग। एक होता है लेखा परीक्षण। अब लेखा परीक्षण का मतलब है ऑडिटिंग, एक है लेखा परीक्षण, दूसरा होता है। अब ऑडिटिंग का मतलब है दोस्तों, मान लो कि अब आपको 10,000 रुपए महीने मिला छात्र के रूप में। अगर छात्र के रूप में किसी को 10,000 रुपए महीने मिला और उसने 10,000 रुपए में सब पैसा का हिसाब किताब लिखा और उसमें लिख दिया कि मैंने जो समोसा है वो 500 रुपए खरीदा। अब ये ऑडिटिंग का विषय है। ऑडिटिंग का मतलब है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कितना, यानी ऑडिटिंग कई प्रकार की होती है। क्या जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसी मद पर खर्च कर रहे हैं जिस मद के लिए वो राशि आवंटित है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, घर से पैसा ले लिया। घर से पैसा कहाँ लिया कि भाई हम किताब खरीदेंगे, सर ने नई किताब बताई, किताब खरीदने के लिए। लेकिन वो पैसा लेकर हम देख लेते हैं सिनेमा। ये ऑडिटिंग का मामला है, क्योंकि अगर सरकार को पैसा मिला है मेज कुर्सी बनवाने के लिए तो वो पैसा हम वाहन पे खर्च नहीं कर सकते, उस पैसे से हम पेट्रोल नहीं भरवा सकते। भले ही पेट्रोल का पहला पैसा खत्म हो गया, वो पैसा ही फरात पड़ा हो, एक मद को दूसरे मद में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये है ऑडिटिंग का काम। तो जिस मद के लिए पैसा दिया गया है उसी मद के लिए खर्च करिए। किताब वाला पैसा किताब के लिए, फिल्म देखने वाला पैसा फिल्म देखने के लिए। दूसरी बात, और जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑडिटिंग एक बड़ा शब्द है। ऑडिटिंग का मतलब कैसा होता है, जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो पता चला किताबें तमाम खरीद ली, किताब के लिए पैसा मिला, किताबें खरीद ली और वो किसी उपयोग में नहीं रह पाई, बाद में कोई किताब पढ़ा नहीं। अभी क्या है, इसका मतलब है जो आपने पैसा खर्च किया उसका उपयोग कितना हुआ, उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। या ऐसे तो नहीं है कि बच्चे नए नए जगह पढ़ने आएंगे तो मेज कुर्सी खरीद लेंगे और मेज कुर्सी पर बैठ कभी पढ़ा नहीं। अब ये ऑडिटिंग का विषय है। इसका मतलब है आपने जिस मद के लिए पैसा लिया वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कहीं रेल चलवा दी, सरकार ने कहा रेल लाइन बन जाएगी, वहां पे कोई आदमी बैठ नहीं आए, पूरा पैसा बेकार हो गया। इसीलिए पहला उसी मद पर खर्च किया जाए, ये ऑडिटिंग है। उपयोग ठीक हो यानी परफॉर्मेंस है, ये ऑडिटिंग है। और पैसा उचित रूप में खर्च किया जाए, पैसा तार्किक रूप में खर्च किया जाए, ये भी ऑडिटिंग है। पैसे खर्च उचित रूप में होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, प्रूडेंट तरीके से होना चाहिए। इसलिए ऑडिटिंग का सीधा सा मतलब है कि खर्च कैसा होना चाहिए, मितव्ययिता से, कंजूसी से। अब मान लो कि कहीं आप समोसा अगर भाई 10 रुपए में है और उस पर समोसा 500 रुपए खा रहे हैं, तभी ऑडिटिंग का विषय है। क्योंकि जो चीज मितव्ययिता, मेरे भाई भारत गरीब देश, हमारे गरीब देश है, गरीब देश के लोगों को पैसा खर्च कर रहे हो, गरीब आदमी टैक्स पेयर है, तो गरीब देश को पैसे को इतनी साखर्ची से खर्च करोगे दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है। कि पता चला हमारे पिताजी तो किसान है और मर मर के बच्चों को पैसा दे रहे हैं और बच्चे पता चला कहे नाना सर ये कोई बात हुई, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, होटल ताज में चाय पियेंगे। तो होटल ताज में चाय पियोगे दोस्तों तो ये ऑडिटिंग में गड़बड़ बात है, पकड़ी जाएगी। इसलिए खर्च उचित होना चाहिए, ये भी ऑडिटिंग है। खर्च से क्या परफॉर्मेंस आए, पर्पज आए, ये भी ऑडिटिंग है। खर्च जिस मद के लिए लिया गया उस पर खर्च किया, ये भी ऑडिटिंग है। तो ये सीएजी का मूल काम क्या होता है, ऑडिटिंग करना। और किसकी ऑडिटिंग, सरकार के खर्च की ऑडिटिंग। और सरकार में तो आप कहोगे सर संघ भी है राज्य भी है, तो संघ राज्य में किसकी ऑडिटिंग, यहाँ कहा जाता है ऑडिटिंग जो उच्चतम न्यायालय करता है वो दोनों की ऑडिटिंग करेगा। ऑडिटिंग संघ की भी राज्य की भी। बात ध्यान रखने की, हमारे यहाँ अलग से राज्यों की ऑडिटिंग नहीं है। ऑडिटिंग संघ की भी की जाएगी, राज्य की जाएगी।
इसलिए आप देखोगे भारत भले संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमने राज्यों का अपना ऑडिटिंग नहीं बनाया। इस वजह से कि हो सकता है राज्यों का अपना ऑडिटिंग हो जाता तो कई बार खर्च में लीपापोती ज्यादा हो जाती। तो सीएजी ऑडिटिंग करता है, और ऑडिटिंग का मतलब मैंने बता दिया कि उचित खर्च किया नहीं। मैं पता चला कहीं पे एग्जाम देने जाना है, यार एग्जाम देने तो स्लीपर में भी जा सकते थे, और पता चला कि बापू का पैसा है तो इसी से गए। तो ऑडिटिंग का विषय है। खाना सस्ते जगह खा सकते थे, महंगे जगह खाया। मोबाइल सस्ता ले सकते थे, महंगा ले लिया। ये सब ऑडिटिंग का विषय है। इसीलिए आप देखोगे सीएजी बड़ी बारीक नजर रखता है, कहां पर कितना पैसा खर्च कर दिया गया, जो खर्च किया गया उससे कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला। अब जरा सोच के देखो, इसका मतलब सीएजी सरकार के कार्यों पर टीका टिप्पणी करेगा तो लेखा परीक्षण संघ और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण सीएजी ही करता है। इसलिए हमारे यहाँ लेखा परीक्षण ही कह रहा है, भले ही शासन संघात्मक है। और दूसरी बात, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है लेखांकन। एक होता है लेखांकन या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सारे पैसे जो खर्च किए पैसों से जोड़ना। जितना पैसे हमने खर्च किया, अब सवाल है कि आपको 10,000 रुपए मिला, तो 10,000 रुपए को आपने जोड़ लिया कि भैया खाने में कितना गया, रहने में कितना गया, खाने में, रहने में, भोजन में, ये पैसे को जोड़ लेना। 2,000 यहाँ गया, 3,000 वहां गया, 4,000 वहां गया, अकाउंटिंग है। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सीएजी की, आप कहोगे सर ये बताओ सीएजी का जो काम है ये क्या संविधान में लिखा गया है क्या। दोस्तों आपको बता दें, सीएजी के ये सारे काम पार्लियामेंट ने तय किया है। संसदीय अधिनियम 1971 से 3 आर्टिकल में क्या क्या लिखा जाएगा। तो संसद ने एक्ट बना दिया, 1971 का एक्ट आया, जिससे ये कहा गया कि क्या सीएजी का कर्तव्य होगा। क्योंकि सीएजी कर्तव्य संविधान में संक्षेप में लिखा गया। 71 में बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट आया, संसदीय अधिनियम आया, और संसदीय अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया किस तरीके से अलग अलग मदों पर अलग अलग राशि दी जाएगी। अब संसदीय अधिनियम से तय किया गया कि अकाउंटिंग, इसका मतलब अकाउंटिंग, तो सीजी क्या करेगा, ऑडिटिंग तो करेगा ही, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, क्योंकि संघ सरकार की अकाउंटिंग सीएजी नहीं करता। बात ध्यान रखने की है, संघ सरकार की अकाउंटिंग फिर कौन करते हैं, संघ सरकार के मंत्रालय। लेकिन राज्यों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करता है। राज्यों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करेगा। राज्यों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बाकायदा संघ सरकार के द्वारा ही की जाती है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग संघ सरकार के द्वारा की जाती है, सीजी के द्वारा की जाती है। तो राज्यों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों सीजी करता है, लेकिन जहां तक संघ सरकार की केवल वो अकाउंटिंग करता है, सॉरी केवल वो ऑडिटिंग करता है, अकाउंटिंग भारत सरकार के मंत्रालय करेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है राज्य संघ के बारे में। इसलिए जब कहते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो सही मायने में वो अकाउंटेंट नहीं है पहला, क्योंकि संघ सरकार का अकाउंटिंग नहीं करता, राज्य सरकारों का अकाउंटिंग करेगा। राज्य सरकार के पैसे का जोड़ घटाना भी वही करेगा, और फिर देखेगा पैसा उचित खर्च हुआ, अनुचित खर्च हुआ। तो अकाउंटिंग दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, ये आपने लिख दिया इतने इतने मद में इतना पैसा खर्च हुआ। अकाउंटिंग बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ऑडिटिंग। तो राज्यों का अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करता है, लेकिन संघ का केवल ऑडिटिंग करता है। इसका मतलब है, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सीएजी स्वाभाविक तौर पर सीएजी नियंत्रक नहीं है, और न ही वो एक तरीके का अकाउंटेंट है। ये देखो संघ के लिए तो अकाउंटेंट भी नहीं है, संघ के लिए अकाउंटिंग कौन करेगा, मंत्रालय करेंगे। इसीलिए ऑडिटर ज्यादा है और नियंत्रक नहीं है। तो अब सीएजी की भूमिका कैसे आ रही है, संसदीय शासन से। लेकिन आप कहोगे सर ठीक है, सीएजी सारा लेखा परीक्षण करेगा तो संघ सरकार के कौन कौन से खर्चे देखेगा, यानी जो भी आयात निर्यात है। भाई संघ सरकार के हर किस्म के पैसे, कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसी का तो पूरा बजट होता है।
तो संघ सरकार अगर ये पैसे देखेगा तो फिर आप कहोगे अच्छा अच्छा सर ये बताओ, अगर सीएजी सारी रिपोर्ट अपनी दे दिया, सीएजी ने कह दिया कि इस मंत्रालय ने इतना यहाँ पे खर्च कर दिया, क्योंकि सीएजी काम खर्च करने के बाद शुरू होता है, खर्च करने के पहले नहीं। तो खर्च करने के बाद शुरू होगा तो सीएजी बारीक तरीके से देखेगा इस मंत्रालय ने इतना खर्च कर दिया, आयात पर, निर्यात पर, मंत्रालय के निर्माण पर, योजनाओं पर। सीएजी एक एक की जांच करता है बाकायदा। दोस्तों सीएजी की जांच में ही तो देखिए कई बार हमारे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो उद्घाटन सीएजी की जांच में ही है। और एक तो बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला था जो कि 2G, आप देखो यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, ये भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत सारे घोटाले जो 90 के बाद हुए वो सीएजी कारण तो है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और सीएजी बार बार ही बताता रहता है। बल्कि सीएजी ने एक राज्य के बारे में टिप्पणी की थी, क्योंकि इसी राज्य, देखिए सीएजी की नजर कितनी बारीक होती है। सीएजी तो यहां तक ध्यान में रखता है, कभी एक बात आई, सीएजी ने मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ आपत्ति में रिपोर्ट करते हुए कहा कि सीएजी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 150 करोड़ों का ठेका ऐसा दे दिया था जिसके लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसका मतलब है महाराष्ट्र सरकार ने 150 करोड़ के वो ठेके बिना किसी के टेंडर जारी किए हुए। दोस्तों सरकारी पैसा खर्च नियम कानून से होगा। आप याद रखना, देश में विधि का शासन है। आपके पास पैसा है तो मनमानी खर्च नहीं कर सकते। जरा सीएजी का ऑब्जर्वेशन आप देखो, वो कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 150 करोड़ से ज्यादा का ठेका दे दिया और न टेंडर जारी किया, न सबको अवसर दिया, न विज्ञापन दिया, अपने अपने लोगों को ठेका दे दिया। ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखोगे हमारे यहाँ कोयले के ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ था, 2G का आवंटन भ्रष्टाचार हुआ था। क्योंकि एक बात याद रखो दोस्तों, ये तो सामान्य सा मामला। अभी तो आप छात्र हो, जिस दिन आप पावरफुल पद पे जाओगे तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा, पद भी मिलता है। तो पद मिले, पता चला तो क्या लगता है अपने दोस्तों को रख दे, अपने भाई बंधु को रख दे। अच्छा, भारत में तमाम लोग ऐसे आते भी हैं कि भैया, अब भैया IAS ऑफिसर बन गए तो उन्हें लगता है भैया जो चाहे हम कर देंगे। अरे यार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा दूर से देखने पर लगता है कि भैया IAS ऑफिसर बन गए। कई बार जो IAS ऑफिसर नहीं होता उसको ज्यादा गलतफहमी होती है उसके पावर के बारे में। भाई हमारा देश नियम कानून से चलता है दोस्तों, इसे सरकार क्या ठेका दे रही है। अब जरा सोच के देखो, सीएजी ने फिर आपत्ति की थी। कॉमनवेल्थ खेल था, कॉमनवेल्थ खेल हुआ और सीएजी ने देखा खर्च में लिखा गया था एक ईसी की कीमत 1 लाख रुपए। तो विनोद राय उस समय सीएजी थे। विनोद राय ने कहा भैया दुकान बता दो, अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च दिखाया हुआ है तो जरा हम इंक्वायरी तो कर लें कितने के सीएजी आता है। इतने का ऐसी थोड़ी आता है, अब इतनी बारीक निगरानी होती है। एक बार तो एक राज्य सरकार के खिलाफ सीएजी ने टिप्पणी की। राज्य सरकार ने कहा हमने इतने गेहूं चावल गरीबों को मुफ्त में दे दिया और हर कोटे की दुकान पर हमारी ट्रक जाती है। सीएजी ने यहां आपत्ति की। सीएजी ने कहा कि आपकी रिपोर्ट गलत है, इसका मतलब आपने फर्जी काम किया है, क्योंकि जिस मोहल्ले की आप बात कर रहे हैं उस मोहल्ले की गली इतनी पतली है कि वहां ट्रक जा ही नहीं सकती। तो दोस्तों आप समझ सकते हो सीएजी कितनी बारीक नजर रखता है। सीएजी ने तो यह तक रिपोर्ट दी है कि भाई DRDO को जो सरकार पैसा दे रही है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, क्या उससे हमें कुछ बना या नहीं बना। रेल में जो पायलट टायलट हमने बना दिया उससे हमें क्या मिला। इतनी बारीक बातें सीएजी करता है। इसे दोस्तों हमारे यहाँ ये, अब जरा सोच के देखो, एक तरफ हमारे यहाँ सरकार पर पैनी नजर न्यायपालिका ने रख रखी है, और कहा तो जाता है न्यायपालिका सीएजी और इलेक्शन का, न्यायपालिका और सीएजी और कुछ हद तक इलेक्शन कमिश्नर, ये अपने आप में सरकार को हमेशा चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। लेकिन अब जरा देखो, हम सीएजी काम को आगे बढ़ाएंगे तो सैद्धांतिक काम है, हमने व्यवहारिक कुछ बता दिया। अब सीएजी, अब कहां से आया, हम पढ़ तो रहे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और ये भी बता दिया कि संविधान के बजाय 1971 से उसके सारे कार्यों का उल्लेख किया गया है। और आपको याद दिला दें, सीएजी अब क्या करेगा, सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है। भाई सीएजी सारा रिपोर्ट देगा। सीएजी ने अपना पूरा जांचबीन कर लिया, यहाँ इतना खर्च हुआ है, यहाँ इतना खर्च किया गया, यहाँ ये ठीक नहीं है, वहां ये ठीक नहीं है। अब सवाल है सीएजी की रिपोर्ट पर संसद कैसे बात करे। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को,
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखेगा संसद के समक्ष और राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने आएगी और राज्यपाल, राज्यों में रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाएगी और सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखेगा, राज्यपाल विधानसभा में रखेगा। और जो अब देखिए, जब सीएजी की रिपोर्ट संसद विधानसभा में जाती है तो हमारे यहाँ सांसद, आप जानते हो, इतने विशेषज्ञ तो है नहीं, वही हिसाब किताब काम बड़ा टेक्निकल होता है। अब हिसाब किताब के इस काम पर सीएजी की बात को कैसे पता चलेगा, नहीं हो पाएगा मामला। इसके लिए फिर हमारे यहाँ क्या किया गया है कि भाई पहले जब सीएजी की रिपोर्ट आती है, अभी तो टेक्निकल है भाई, हिसाब किताब की रिपोर्ट वैसे टेक्निकल होती है। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सीट देखिए, अब हैरान हो जाएंगे, ये घाटा, ये आया, ये गया। तो जब सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो फिर संसद क्या करती है? संसद ने एक बनाया है लोक लेखा समिति। संसद में लोक लेखा समिति है और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, कुल है 22। अब सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति ने संसद के सामने रखवाया, संसद ने रिपोर्ट किसको रिफर कर दिया? लोक लेखा समिति को। संसद ने कह दिया भाई लोक लेखा समिति को देखे और लोक लेखा समिति ने बारीक तरीके से अध्ययन करना शुरू किया और आप देखो यही संसदीय समितियों की फिर भूमिका आ गई। यानी लोक लेखा समिति क्या करती है? लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को बाकायदा सरलीकृत करती है। इसलिए परंपरा ये है, लिखा नहीं गया है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से आता है। भाई हो सकता है सत्ताधारी दल कोई सदस्य हो, सरकार को बचाने का प्रयास करे, विपक्षी दल का सदस्य होगा। और लोक लेखा समिति क्या करेगी? सीएजी की रिपोर्ट को सरलीकृत करती है, सिंप्लीफाई बना देगी। भाई ये घोटाला हुआ है, ये प्रॉब्लम, यहाँ पर आपत्ति सीएजी ने दर्ज कराई है। और इतना ही नहीं बल्कि लोक लेखा समिति कभी भी सीएजी को बुला सकती है। तो लोक लेखा समिति सीएजी की मित्र है, मार्गदर्शक है, सलाहकार है। जरा सोच के देखिए, सीएजी क्या है? लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार है। कितनी बड़ी भूमिका है सीएजी की। आप याद रखिए, सीएजी सरकार के मित्र नहीं है, संसद के मित्र है। सीएजी क्या है? मित्र है, क्योंकि सीएजी हमेशा संसद के साथ रहती है और संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। संसद का मूल काम है भाई जनता के धन को बचाए रखना। फिर आप कहोगे मार्गदर्शक है, भाई सीएजी बताएगी। सीएजी जब रिपोर्ट को सरलीकृत करेगी लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जब चाहे तब सीएजी और सीएजी के अधिकारियों को बुलाएगी, जरा ये समझाइए इस पे क्या हुआ है। तो बाकायदा सीएजी के अधिकारी आएंगे, लोक लेखा समिति के सामने आएंगे और वो एक एक को आराम से समझाएंगे। तब लोक लेखा समिति इसको आम भाषा में लिखेगी और जैसे सदन में फिर से रखा जाएगा, एक बार रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने सदन के सामने रखा, फिर सदन के सामने वो लोक लेखा समिति के पास गई, लोक लेखा समिति ने फिर से रिपोर्ट को सिंप्लीफाई कर दिया और फिर रिपोर्ट किसके पास आई? संसद के पास। तो बहुत ध्यान देने की बात है, सीएजी का काम कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना है, संसद की सहायता करना है। आप ऐसे जरा सोच के देखिए, संसदीय शासन का मूल मर्म क्या है? आप कितनी बड़ी बात है दोस्तों। संसदीय शासन का मूल मर्म क्या है? कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। ये संसदीय शासन का मूल मर्म है। संसदीय शासन का मूल मर्म है कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करे, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, यही संसदीय शासन का फार्मूला है। अब अगर ये संसदीय शासन का फार्मूला है तो बात ध्यान रखने की है, इस संसदीय शासन में अगर कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण मूल है तो सबसे प्रभावी क्या है? वित्तीय नियंत्रण। आप जानते हैं कि संसद कार्यपालिका पर अनेक तरीके से कंट्रोल करती है, संकल्प लाके, प्रस्ताव लाके, प्रश्नकाल लाके, जो हमने संसद में बात कर ली है। और प्रश्नकाल लाके, प्रस्ताव लाके अगर ये सबसे रिपोर्टिंग होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण क्या है? वित्तीय। और वित्तीय नियंत्रण संसद का कार्यपालिका पर हो ही नहीं पाता अगर सीएजी न हो। अगर सीएजी न हो तो आप यकीन मानो
अगर सीएजी हमारे यहाँ ना हो तो कभी भी संसद कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण नहीं रख पाएगी, और जब कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण नहीं रख पाएगी तो कौन सा संसदीय शासन? तब आप देखेंगे सीएजी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया सीएजी क्या है, तो उन्होंने कहा देखो भाई, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा सीएजी ये नहीं है, ये है सार्वजनिक धन का संरक्षक। ये सीएजी नहीं है, ये है सार्वजनिक धन का रक्षक, संरक्षक, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। ये वॉच डॉग है। अच्छा, कई बार हम इसको कह देते हैं, कई बार हम बड़ा गड़बड़ अनुवाद वॉच डॉग का अनुवाद कुत्ता कर लेते हैं। हम कह देते हैं सीएजी सार्वजनिक धन की रखवाली करने वाला कुत्ता है। अब दोस्तों, ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी कुत्ता कह दिया जाए, अजीब सी बात है। प्रहरी इसको कहा जाए। सीएजी क्या सार्वजनिक धन का प्रहरी है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। यानी इस पूरे जो धन है उस पर तो जनता का नियंत्रण है, जो हमारे पास पैसा है उस पर जनता का नियंत्रण है। अब जरा सोच के देखो। और कभी कभी अब देखो, बचपन में जब हमसे 10 रुपए खो जाता था तो घर में चाटे लगते थे। और कई बार तो आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ तो कहीं कोई गरीब आदमी होता, कहीं चोरी वोरी कर लिया तो लोग उसको ऐसे पीटते हैं जैसे एकदम शक्तिमान हो गए हो, वो एकदम न्याय के रास्ते पर है, कभी गलती किया ही नहीं। और जरा शासन सत्ता में रहने वाले लोग अगर सार्वजनिक धन की लूट कर लें तो इसलिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए अगर सीएजी न होता तो आप याद रखो, हमारे चारा घोटाला नहीं आता जिसमें लालू प्रसाद यादव फंस गए थे। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये परंपरा हो गई दोस्तों, तमाम विकास की योजनाएं पूरा कागज पे चलती हैं। तो आप देखेंगे हर सरकारों के खिलाफ सीएजी ने आपत्ति की है। और जब मनमोहन सिंह सरकार थे वो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। मोदी सरकार के खिलाफ एक बार सीएजी ने कहा था कि भाई, जो रिलायंस को गैस का आवंटन किया गया गुजरात में, जो जिस क्षेत्र का आवंटन किया गया गैस खोज के लिए, उसमें थोड़ा कम पैसा लिया गया। तो सीएजी सब पे आपत्ति करती रहती है, यही तो वॉचडॉग है। और दोस्तों, कितने महत्व का पद है ये। तो हमारे पैसे का है, भाई सार्वजनिक पैसा किसका है? मेरा, आपका। तो हमारे आपके पैसे की रखवाली कौन कर रहा है दोस्तों? ये सीएजी। क्योंकि सीएजी ना होता तो लोक लेखा समिति न होती, लोक लेखा समिति न होती तो फिर संसद कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण कैसे करती, घोटाले कैसे प्रकाश में आते। तो ये कार्यपालिका अपने आप में बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। लेकिन फिर आप कहोगे कि चलो सर, अच्छा सीएजी रिपोर्ट दे दी। अब सीएजी रिपोर्ट दे दिया तो फिर उसका महत्व क्या है? क्योंकि आप फिर कहोगे ठीक है सर, आप बताओ, सीएजी ने रिपोर्ट दे दी अपनी। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दे दिया। अब सीएजी के रिपोर्ट पे क्या होगा, इधर देखा जाए। अब आप कहोगे भाई सीएजी ने कह दिया कि यहाँ पे वित्तीय अनियमितता है, यहाँ पे ज्यादा खर्च किया गया है। भाई वित्तीय अनियमितता या यहाँ पे खर्च किया गया, उसका कोई परिणाम नहीं आया, तो सीएजी क्या करती है? भाई ऑडिटिंग करती है, जो हमने अभी बताया ऑडिटिंग का तरीका। जिस मद के लिए पैसा नहीं दिया गया उस मद के लिए खर्च कर दिया गया, या पैसा फालतू खर्च किया गया, या पैसा खर्च कर दिया उसका परिणाम कुछ नहीं मिला तो पैसा व्यर्थ हो गया। अब सवाल है कि सीएजी ने अगर यह अनियमितता की रिपोर्ट दे दी तो होगा क्या? तो दोस्तों, आगे और हकीकत की बात है कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। तो मान लो सीएजी ने रिपोर्ट दे दिया, अगर उसके आधार पे आप सोचो कि किसी को न्यायालय में हम दोषी बना दें तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। और विधानसभा में तो विधानसभा ने बड़ा अच्छा टेक्निक अपनाया है कि जब विधानसभा की बैठक के अंतिम दिन होगी, सीएजी की रिपोर्ट रख दी जाएगी, तो विधानसभा में कभी चर्चा हो ही नहीं पाती। और क्योंकि आप जानते हो, जब संसद में चर्चा होगी तभी तो आम जनता तक बात पहुंचेगी, मीडिया उसको रिपोर्ट करेगी, और अगर मीडिया रिपोर्ट करेगी तो फिर जनता के मानस का निर्माण होता है। भाई जनमत ही तो डेमोक्रेसी का आधार है। अब आप देखोगे, यहाँ अगर न्यायालय में कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती तो फिर इसका मतलब सीएजी की रिपोर्ट मानना न मानना सरकार का दायित्व है। तो आप कहोगे सर, तो बात वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हमें तो लगता था सीएजी पूरा भ्रष्टाचार नियंत्रित कर लेगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ?
भाई इसके कहने का पता चला चौकीदार है और चोरी हो रही है और चौकीदार कह रहा है चोर आया चोर आया चोर आया। तो चोर आया नहीं आने कहने से चोरी कहाँ रुक जाएगी? मेरे दोस्तों को रोको, उसको पकड़ो उसको। लेकिन देखो अब यहीं पे दोस्तों उच्चतम न्यायालय आया। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट का महत्व होता है। क्यों? क्योंकि एक तो संसद इस पे चर्चा करेगी, जनमत तो बनता ही है, लेकिन अब यहीं पे आप देखोगे न्यायालय की भूमिका आती है दोस्तों। इसलिए उच्चतम न्यायालय का आजाद रखना बड़ा जरूरी है। उच्चतम न्यायालय तो हर संस्थाओं को बचा लेता है। और हुआ था कि जब विनोद राय सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और विनोद राय ने अपनी किताब में लिखा भी कि भाई मैं और दोनों सगे भाई सिविल सर्वेंट थे, आईएएस ऑफिसर थे और पिता फौजी थे। तो विनोद राय ने कहा भाई देखो हमने ईमानदारी की शिक्षा जीवन में ली है, हमने कभी बेईमानी की शिक्षा नहीं ली। अब विनोद राय जब सीएजी बने तब उन्होंने एक बड़ा हंगामा और हुआ। कहा तो जाता है कि विनोद राय और उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस कपाड़िया और बड़ी ईमानदार जज थे। मतलब दोस्तों भारत कमाल का देश है। यहाँ पे भ्रष्ट इतने भ्रष्ट हैं जिसकी कल्पना करना कठिन है। ईमानदार इतने ईमानदार हैं जिसकी ऊंचाई नापना मुश्किल है। और एक बहुत बड़ी कहानी है। एक इंजीनियर था, एक भारतीय इंजीनियर, कभी रसिया में गया। तो रसिया में वो जब गया तो देखा भाई वहां के इंजीनियर ने बड़ा शानदार आलीशान मकान बनवा रखा है। तो भारतीय इंजीनियर ने कहा भाई कैसे बनवाया? तो रसियन इंजीनियर ने कहा भाई चलो छत पे। तो भारतीय इंजीनियर छत पे गया। उनका छत पे क्या है? उनका देखो ये जो फ्लाईओवर निकला हुआ है उसी से हमें 10% कमीशन मिला, हमने अपना घर बनवा लिया। अब भारतीय इंजीनियर को ही बड़ा ध्यान में उनको, ओ अच्छा ये बात है। तो भारतीय इंजीनियर इधर आ गया। अब रशियन इंजीनियर इधर आया और भारतीय इंजीनियर देखा, रशियन इंजीनियर ने देखा कि भारतीय इंजीनियर ने तो हमसे भी 3 गुना आलीशान मकान बनवा लिया। तो रशियन ने पूछा भाई ये कैसे हुआ? तो भारतीय इंजीनियर का भाई चलो छत पे। और रशियन छत पे गया। तो भारतीय इंजीनियर ने कहा देख रहे हो जो वो बिल्कुल वहां दूर से आम के पेड़ के पीछे से। तो रसियन ने कहा अरे भाई क्या देख रहे हो, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर दिखे कैसे, वहीं से हाईवे जाने वाला था, वो सारा पैसा मेरे घर में आ गया। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का यह हाल है। ईमानदार लोगों की भी बड़ी कहानी है। जस्टिस कपाड़िया भारत के उच्चतम न्यायालय की, अगर 5 अच्छे ईमानदार जज की बात आएगी तो उनकी बात भी आती है। तो एक पार्टी में दोस्तों, बड़े लोगों की पार्टी में बड़े ही लोग मिलते हैं। जस्टिस कपाड़िया विनोद राय दोनों पार्टी में थे और जस्टिस कपाड़िया ने कहा विनोद राय वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो विनोद राय। विनोद राय ने कहा सर क्या काम कर रहे हैं, हम तो कोई रिपोर्ट देते हमारी बात कोई सुनता नहीं, तो हमारी रिपोर्ट तो कूड़े के भाव बिक जाती है। कपाड़िया ने कहा सुनो एक काम बताते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट का महत्व होगा, तुम बशर्ते किसी आदमी को उच्चतम न्यायालय भेजो जनहित याचिका लेके। विनोद राय ने कहा ये यही सच बात ही है। अरे कपाड़िया ने कहा तुम लेके भेजो तो पहले। अब दोस्तों इसीलिए 2G आवंटन में जब उच्चतम न्यायालय ने कहा था 2G आवंटन यानी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था। स्पेक्ट्रम के आवंटन में कहा जाता है, आरोप है कि प्रक्रिया की बड़ी गड़बड़ी थी। यानी भाई अब देखो पहले फिर हमने कहा सरकारी संपदा आप किसी एक ही व्यक्ति को नहीं दे दोगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब पॉलिटी आप पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि भैया डीएम पीएम सीएम नहीं बढ़ा है, सबसे बड़ा तो लॉ है। क्योंकि जो इस प्रक्रिया का उल्लंघन करेगा फंस जाएगा। दोस्तों आज आप देखो कहीं पे भी ये पता चला कि आप सरकार में आ गए और ठेके को अपने मन पसंदीदा लोगों को दे दिया, बातें फंस जाएंगे। आप कई लोग फंसे हुए, न्यूज आप देख ही रहे होंगे। तो ये बड़ा गड़बड़ होता है मामला। ये हो सकता है आपने भ्रष्टाचार न किया हो, लेकिन प्रोसीजर को इधर उधर मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसीजर हमेशा खत्म होता है भ्रष्टाचार के लिए। कई बार तो आदमी सोचता है जल्दी भी काम कर लिया जाए। तो उस समय यूपीए सरकार थी और डीएम के कुछ मंत्री थे, तो उनके ऊपर आरोप यह था कि 2G आवंटन केवल एक दिन के लिए खोला गया और कहा गया भाई जो पहले आएगा उसको ठेका मिल जाएगा और 10 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट लाकर ठेका मिलेगा। और ये बता दिया गया था कौन कौन से लोग आएंगे जिनको हम ठेका दे देंगे, पहले से तय था। एक ही दिन में सारे ठेके दे दिए गए और ये बात बड़ा, इसका मतलब है प्रक्रिया की निमित्ता हो गई थी।
और कुछ लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि औने पौने दाम पर बेच दिया गया, कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। यद्यपि इस पे आपत्ति हमेशा थी, क्योंकि अपोजिशन ही हमेशा कहता था कि भाई कई कमाल की बात है यार, सीएजी कह रहा है कि हमने 2G को औने पौने दाम में बेच दिया। अरे सीएजी कैसे बात जान सकता है, जब इसके पहले कभी स्पेक्ट्रम बाजार में आया ही नहीं, तो आप आरोप कैसे लगाओ कि हमने औने पौने दाम बेच दिया। दोस्तों ध्यान में रखने की बात यह है कि मान लो ये मार्कर है, अब मेरा मार्कर है और मार्कर मैंने कभी मार्केट में बेचा ही नहीं, तो जब मार्केट में नहीं बेचा तो प्राइस का पता कैसे है? इसका मतलब है कि मैं मार्केट में ले जाऊंगा, देखूंगा, तब तो प्राइस का पता चलेगा। लेकिन सीएजी के तर्क था, अरे भाई ऐसा थोड़े है, आपने मार्कर बनाया तो पहले से मार्कर तो है, तो ऐसा थोड़े था कि पहली बार ये सब बिक रहा था, दुनिया में और भी जगह तो है। तो इसमें बड़ा मतभेद आया था, तो लोगों ने कहा था नहीं नहीं ये सीएजी कार्रवाई ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ठीक थी, बड़ा विवाद आया। और अंत में जब 2G स्पेक्ट्रम में हीला हवाले की बात आई, तो विनोद राय की इस रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी गई। उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका आ गई कि भाई इस आवंटन में गड़बड़ी हुई है, और उच्चतम न्यायालय ने 2G आवंटन को रद्द कर दिया। अब आप देख लीजिए, 2G आवंटन रद्द कर दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि सीएजी की रिपोर्ट का महत्व होता ही है। इसका मतलब है हमारे यहाँ त्रिदेव है, इलेक्शन कमीशन, उच्चतम न्यायालय, सीएजी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बड़ा ही हंगामा हुआ था दोस्तों, और कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का इतना ही निर्णय नहीं था, 2G आवंटन रद्द हो गया, एक तो सीएजी को बल मिला, यदि उसमें सीएजी पर बड़े हमले हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा ये तो राज्यपाल बनना चाहते हैं, विनोद राय की पॉलिटिकल आकांक्षा है, ऐसा कभी साबित नहीं हुआ, और विनोद राय कभी राज्यपाल बने नहीं, ये तो कभी साबित नहीं हुआ। लेकिन एक खास बात है, इधर से 2G का आवंटन रद्द हो रहा है, और फिर उधर आप जानते हो 2014 का लोकसभा चुनाव, अब चूंकि 2G मामले से बहुत जनमत खिलाफ हो गया, यूपीए सरकार यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए का मतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजित हुई, और कहा जाता है कि जिनका जिनका नाम सीएजी ने लिया था वो तो और भी चुनाव हार गए, कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया, कुछ लोग चुनाव हार गए। तो आप याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा क्या होता है, जनमत, और सीएजी की रिपोर्ट से भी जनमत का निर्माण होता है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जनमत का निर्माण होता है, और कोई भी निर्वाचित सरकार जनमत की उपेक्षा कभी नहीं कर सकती, ये हमेशा ध्यान देने की है। कोई भी निर्वाचित सरकार दुनिया में जनमत की उपेक्षा कभी नहीं कर सकती। तो अब ये बात हो गई, इसलिए सीएजी का बड़ा महत्व आया। इसे हम कह सकते हैं सीएजी का बड़ा महत्व है भ्रष्टाचार न केवल रोकने में, वित्तीय उत्तरदायित्व को बनाए रखने में, और वह सरकार पर लगाम तो है। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, अब सीएजी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार खिलाफ बोलेगा, इसलिए संविधान में इसे स्वायत्तता दी गई है। याद रखो, किसी पद में नियुक्ति की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ये तय होती है कि यानी संविधान निर्माताओं ने हर पद के लिए बड़ा जस्टिस किया है। इसका मतलब है सीएजी कार्य देखो तो संरचना अपने आप पता चल जाएगी। इसका मतलब है सीएजी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती, सीएजी सरकार के अधीन काम नहीं करती, क्योंकि सरकार के अधीन काम करेगी, सरकार की लापरवाही कैसे उजागर करेगी। इसलिए संविधान में ये बात लिखी गई कि सीएजी को वही सारी सेवा शर्तें प्राप्त होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलती है। बहुत बड़ी बात है ये, एक ही लाइन लिख दिया गया पर्याप्त हो गया। अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय की सेवा शर्तें पहले से लिखी गई है, अब सीएजी की सेवा शर्तें सारी फिर लिखी जाती है तो अच्छी बात नहीं होती। एक लाइन लिख दिया गया कि सीएजी को वही वेतन भत्ते मिलेंगे, हटाने का वही तरीका होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, इससे तो अपने आप बात प्रमाणित हो गई। हाँ, इस बात को थोड़ा विशिष्ट बनाने के लिए संसद ने 1971 का अधिनियम बना दिया। इसका मतलब मुद्दा ये है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। हटाएगा कौन, पद मुक्त ठीक वैसे होता है जैसे न्यायाधीश,
तो न्यायाधीश को हटाने का अधिकार तो संसद को है। संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति सीएजी को हटा सकती है। कितनी बड़ी बात आ गई। राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी हटेगा। बात ध्यान रखने की है कि राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी हटेगा तब जब संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, जो हमने न्यायालय में अलग से पढ़ रखा है। और इतना नहीं कि कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, जो भी पहले आ जाए। इसका मतलब है कि अगर नियुक्ति 55 साल में होती है 6 साल आएगा। अगर नियुक्ति 62 साल में होती है तो 65 साल की बात होगी। अगर कोई 62 साल में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो स्वाभाविक रूप में 3 साल बाद अवकाश ले लेगा, 65 साल। और किसी की उम्र 55 साल है तो 6 साल लागू होगा। 55 का मतलब है वो स्वाभाविक रूप में 61 साल तक काम करेगा। ये बात ध्यान रखने की है। और ये भी कहा गया है सीएजी और उसके सारे प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति के जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हैं। इसलिए सीएजी काम ऐसा है कि सारी सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दे रखी गई है। सीएजी और उसके सारे प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित है। और आप जानते हैं संचित निधि पर भारित होने का मतलब कि उस पे न कोई कटौती होगी, न उस पे यानी संसद भी उस पे कटौती नहीं कर सकती। और 6 वर्ष 65 वर्ष होगा। इसका मतलब है कुल मिला के सीएजी की शक्ति को सरकार कहीं से भी कम नहीं कर सकती। इसलिए सीएजी सरकार का अधीन नहीं है, वो स्वायत्त पद है, क्योंकि उसका काम ही है सरकार के पर नियंत्रण बनाए रखना। इसे किसी पद के पदाधिकारी का नियुक्ति का तरीका, हटाने का तरीका उसके काम के तरीके से ही निर्धारित होता है। बात ध्यान रखने की है। ये सब आपस में जुड़े होते हैं। नियुक्ति का तरीका, पद पर रहने का तरीका बस के काम के तरीके से निर्धारित होगा। ये सीएजी की बात है। अच्छा, लेकिन कुछ सीएजी की आलोचना भी करते दोस्तों। यदि आलोचना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, संवैधानिक संस्था है, कुछ लोग सीएजी की बड़ी आलोचना करते हैं। जैसे एक दो आलोचना भी आपको बता दें। अब आलोचना क्यों की गई? कई लोग कहते हैं देखो दोस्तों सीएजी की आलोचना क्या है। अब कहने को तो 2G आवंटन रद्द कर दिया गया, चारा घोटाला आया, यूरिया घोटाला आया। अब दोस्तों याद रखो, कई बार गुड गवर्नेंस का तो मतलब ये होता है, अब भाई सुशासन में परिणाम ध्यान में रखें या प्रक्रिया? सुशासन में तो हमें परिणाम ध्यान रखना चाहिए। अरे प्रक्रिया का क्या मतलब है? और आपको हम बता दें, कोयले आवंटन में एक बहुत ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर फंस गए थे। हाँ, अच्छा, हमें क्या लगता है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामला इसके ऊपर चल गया वो बड़ा भ्रष्टाचारी है। कई बार हम प्रक्रियाओं को बाईपास कर देते हैं, क्यों? परिणाम अच्छा लेने के लिए। और गुड गवर्नेंस का मतलब ये है दोस्तों, प्रक्रिया फाइल घुमाते रहोगे, ये कोई शासन थोड़ी है। फाइल घूम रही है, काम हो न हो, इससे आपका क्या मतलब है? तो अगर हमने प्रक्रिया बदल दिया, और क्योंकि परिणाम हमारा इंटेंशन अच्छा था, लेकिन आप कहोगे भ्रष्टाचार हो गया। अब जरा सम व्यवहार में देखो दोस्तों। अब मान लीजिए कोई आईपीएस ऑफिसर है या कोई डीएम ही समझ लो। अरे डीएम के पास तमाम फंड आते हैं। फंड कहाँ आएगा कि किसी की बरसात से मृत्यु हो गई उसको पैसा दे दो, घर गिर गया उसको पैसा दे दो, किसी की बाढ़ से मृत्यु हो गई उसको पैसा दे दो। अब समस्या आप देखो। मान लीजिए डीएम साहब कहीं जा रहे हैं और किसी वाहन से कोई व्यक्ति दब गया, लोगों ने धरना कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, सारा सड़क जाम कर दिया। अब सारा सड़क जाम कर दिया और अब डीएम साहब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा भाई मुआवजा दो। अरे उस मुआवजे के लिए उनके पास कोई राशि ही नहीं है। वो किसी न किसी राशि को इधर डाइवर्ट करेंगे। तो तकनीक रूप में भ्रष्टाचार है, क्योंकि जिस मद के लिए आपको पैसा मिला था उस मद में खर्च नहीं आप कर रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार है दोस्तों? और दूसरी बात है, इसलिए आप याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं यार सीएजी एक ऐसे बाबू की तरह है जो प्रशासन के बारे में बहुत नहीं जानता, बस हमेशा हिसाब किताब रखता है, 5 रुपए वहां खर्च खत्म कर दिया, 10 रुपए वहां खत्म कर दिया। क्योंकि बात यह भी है, खर्च का प्रशासन की कुशलता से संबंध होता है। खर्च का बड़ा जबरदस्त संबंध प्रशासन की कुशलता से होता है। कैसे? अगर आप याद रखो, अब सवाल यह है कि किसी भी स्टूडेंट को आप कह सकते हो कि भैया देखो यार, किसी भी स्टूडेंट से आप कह सकते हो कि यार तुम बहुत महंगी जगह कमरा लेकर रह रहे हो, तुम्हारे पिताजी गरीब हैं,
तुम्हें तो सस्ते जगह रहना चाहिए। अब सवाल है, सस्ते जगह रहे और वहां पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, रोज आपस में लोग झगड़ रहे हैं, कोई पी के उधर गिर रहा है, कोई पी के उधर गिर रहा है। अरे बच्चों, अब एग्जाम देना जाना है, पता चला कि बिना बिना रिजर्व वाली बोगी में बैठ गए पैसा बचाने के चक्कर में, और सो नहीं पाए रात में, तो एग्जाम खराब हो गया। यानी जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर किसी भारतीय शासन के अधिकारी को बेंगलुरु जाना है तो उसके जाने के लिए रेल भी है, एयरक्राफ्ट भी है। अब एयरक्राफ्ट से जाएगा, पैसा ज्यादा खत्म होगा, लेकिन काम तो जल्दी होगा। इसे कई बार कहा जाता है कि यार हमेशा ये मत कहा करो प्रशासन खर्च ज्यादा कर रहा है, खर्च ज्यादा कर रहा है। और इसलिए कहा भी जाता है जब 2G का आवंटन हुआ था उस समय टेलीफोन इंडस्ट्री का विकास हो रहा था। अरे भाई, थोड़ा सस्ता दिया गया तभी तो टेलीफोन की सेवाएं इतनी सस्ती थी। बाद में हमने आवंटन बढ़ा दिया तो अब देखो दोस्तों, उसके बाद तो कई टेलीफोन कंपनियां घाटे में आई। ये उनकी आलोचना है। तो कुछ लोग कहते हैं यार सीएजी प्रशासन जानता नहीं, बस केवल हिसाब किताब पढ़ता रहता है। अरे जमीन पर उतरो तब दिखेगा प्रशासन क्या होता है। तो दोनों पक्ष है दोस्तों। और कई लोग तो कहते हैं कि सीएजी भी, जो आलोचक कहते हैं यार सीएजी बिला वजह शक्तिमान बनने लगा, उस चक्कर में भारत में आने वाला तमाम निवेश प्रभावित हो गया। लेकिन दोस्तों निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि वाकई अगर निष्कर्ष की बात देखें तो देखो, सीएजी एक आवश्यक पद है, क्योंकि जो संविधान में लिखा गया उसके तो खिलाफ हम जा नहीं सकते, और हकीकत की बात है। अब भ्रष्टाचार तो भारत में ऐसी गंगोत्री बहती है भ्रष्टाचार की। अब सीएजी संस्था न हो तो दोस्तों ये चौकीदार तो है, और चौकीदार के रहने का मतलब ये नहीं कि चोरी की संभावना बहुत ज्यादा है। कम से कम चौकीदार के रहने का मतलब लोग सतर्क तो रहेंगे भैया कि उस घर में चोरी न की जाए। इसलिए हमारे यहाँ संसदीय उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए, मितव्ययिता के लिए सीएजी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बच्चों इतना ही है सीएजी, इतना पार्ट है सीएजी। अब देखोगे, अब हमारे पास दूसरा मुद्दा क्या बचा? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी शुरू कर दे। जरा भारत का निर्वाचन आयोग, सीएजी तो इतना ही है। और देखो, प्रश्न आपको फिर हम अंतिम दिन ले लेंगे, क्योंकि हमने कल देख लिया था प्रश्न में आप लोग आपस में खूब चैटिंग हो रही है। आजादी का प्रयोग, असली अनुच्छेद 19 का प्रयोग तो आप लोग कर रहे हो, और इतने सारे सवाल आते हैं कि मैं तो देखते देखते इधर कोई सवाल बदल रहा है, कोई इधर सवाल बदल रहा है। इससे अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ लो आप, और जितनी भी काम की बातें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। लास्ट में फिर हम देख लेंगे, अगर आप कोई बचेगी प्रॉब्लम तो लास्ट वाली क्लास एक दिन देख लेंगे आपको। अब आप देखोगे भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखो, राज्यों का, हमारे यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग अलग है, क्योंकि उसका काम है पंचायतों का, नगर पालिका का चुनाव कराना। ये भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसका मतलब पंचायत नगर पालिका सही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण की संस्था है। आप इलेक्शन कमीशन का मतलब ये समझो दोस्तों, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को जिसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वो इलेक्शन कमीशन है। हमारे यहाँ जो भी सांसद चुने जाते हैं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देता है। यानी कितना महत्वपूर्ण रोल है, जरा सोच के देखो। जैसे हम जब हाई स्कूल में पास हो जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही कोई लोकसभा से चुनाव जीत रहा है, इलेक्शन कमीशन उसे बाकायदा प्रमाण पत्र देता है कि भैया आपने लोकसभा चुनाव जीत लिया। इसका सीधा सा मतलब है 543 सांसद चुनेंगे, कैसे? इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। यानी ऐसा कोई भारत में बड़ा पदाधिकारी नहीं है जिसको इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट न मिला हो। ये कितनी बड़ी बात है। अब दोस्तों देखो, लोग इलेक्शन कमीशन आता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आप कहोगे अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 329, हाँ अनुच्छेद कहीं बाद में पढ़ लेना। मेन उसका कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन आया कहां से, इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अनुच्छेद 334 से 329 में सारी बात तो लिखी नहीं जा सकती, और संविधान निर्माता तो केवल संक्षेप में इनकी बात कर रहे थे, बाकी सारे प्रावधान संसदीय अधिनियम के द्वारा तय किए गए। इसलिए जब इलेक्शन कमीशन पर आओगे फिर आप आ जाओगे लोकतंत्र पर। इसलिए अब देखो ध्यान से दोस्तों, हम संविधान नहीं पढ़ते,
हम इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, हम भारतीय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है दोस्तों, सरकार निर्वाचित होती है। ये कहा भी जाता है लोकतंत्र की अगर आप सबसे बड़ी विशेषताओं को देखें तो पीसफुल सक्सेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण हो जाना। सत्ता का हस्तांतरण का मतलब कर्नाटक में देखो अभी चुनाव हो रहा है, और जो चुनाव जीतेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसके लिए कोई उसके लिए कोई गोली बम चलाने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। हमें तो याद है दोस्तों, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हॉस्टल भी खाली नहीं करते थे, पुलिस आती दौड़ाती थी। अब जरा सोच के देखो, राष्ट्रपति को भी 5 साल बाद राष्ट्रपति भवन खाली कर देना पड़ेगा। यही तो है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। पहले जमाने में तलवारें चल जाती थी, अब लाल किला वैसे खाली, लाल किला चुनाव से खाली नहीं होता था, लाल किला सख्ती से खाली होता था। जिसके पास तलवार भाजने की शक्ति थी वो लाल किले पर कब्जा कर लेता था। इस दोस्तों औरंगजेब शासक बना, दारा शिकोह नहीं बना। दारा शिकोह पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन तलवार नहीं भाज पाता था। और डेमोक्रेसी में दूसरी विशेषता है इलेक्टेड गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, निर्वाचन नहीं, लोकतंत्र में केवल निर्वाचन होना नहीं, बल्कि निर्वाचन कैसा होना, स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोकतंत्र में केवल निर्वाचन नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। अब यही दो शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप याद रखो दोस्तों, निर्वाचन तो कहीं भी हो सकता है, कई जगह तो निर्वाचन होता है, चीन में भी निर्वाचन होता है, लेकिन कहने को है भाई एक ही उम्मीदवार है, एक ही उम्मीदवार का चयन करना, निर्वाचन कर लो। यहाँ फ्री है, फ्री का मतलब है किसी के दबाव में नहीं। आप जरा सोच के देख लो, भारत का जो प्रधानमंत्री है, आप तो यही पढ़ते हो भाई, प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद है। प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद है, और वो भी कर्नाटका में गली गली मोहल्ले में घूम रहा है, भाई हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। कितनी बड़ी बात है। अगर प्रधानमंत्री, जो भाई हम तो कहते हैं देश में डीएम का, पीएम का, सीएम का पावर है, और प्रधानमंत्री मोदी तो शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में एक है। अब कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र, कई लोग तो आलोचना करते हैं, अरे भारत में लोकतंत्र नहीं रहा, भारत में तानाशाही आ गई। अरे दोस्तों, अगर लोकतंत्र न रहता, तानाशाही आ जाती, तो मोदी तो कर्नाटक के चुनाव को छीन लेते ऐसे। इतना प्रचार करने की क्या जरूरत थी। इसलिए ये आलोचनाएं बड़ी अनर्गल है। ये आलोचनाएं शायद पूर्वाग्रह पूर्ण है, प्रोपेगेंडा। कई बार होता है ना कि प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया जाता है कई बार। और हिटलर हिटलर और मुसोलिनी थे, वो कहा करते थे कि 1000 बार किसी बात को बोलो तो झूठ बात भी सच हो जाती है। कि पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। भारत में तो कितनी बड़ी भूमिका, कितनी बड़ा एग्जाम्पल है, जरा सोच के देखो कि कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, और चुनाव में ये नहीं चलेगा कि भैया पावरफुल चुनाव जीत लोगे। जिस मतदाता ही तय करेगा कि भविष्य आपका क्या होगा। इसका मतलब है स्वतंत्र चुनाव। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री सीएम, न सीएम चुनाव कर प्रभावित कर पा रहा है, न प्रधानमंत्री, यही तो स्वतंत्र है। क्योंकि अब दोस्तों, जो सत्ता में होता है वो तो प्रभाव रखता है। भाई हम आप प्रभाव चुनाव कर, हम आप क्या चुनाव प्रभावित करेंगे। किसी को एक वोट, एक आध पन्नी पिला सकते हैं, हो सकता है एक आध पन्नी के नाम पर एक वोट हमको दे दे, एक आध मुर्गा खिला देंगे, यही तो कर सकते हैं। पीएम तो चाहे तो सारे आईएएस ऑफिसर पीएम के कार्मिक मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सारे आईपीएस गृह मंत्रालय के। इसके बावजूद वो चुनाव जीत नहीं सकते। उन्हें चुनाव में जनता की सहमति चाहिए। यही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये फ्री इलेक्शन का मतलब है दोस्तों, और फेयर का मतलब है इलेक्शन कमीशन न किसी के पक्ष में जाएगा न किसी के विपक्ष में। यानी इलेक्शन कमीशन के लिए सच मानो दोस्तों, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे सीएजी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है। उनके लिए मैटर ही नहीं करता कि सत्ता में कौन है और अपोजिशन में कौन है। उनके लिए मैटर ये करता है कि सभी को बराबर का मौका मिले। इसलिए फेयर, फेयर का मतलब है इलेक्शन कमीशन न तो किसी के प्रति फेवर करेगा, न किसी के प्रति भेदभाव करेगा। बहुत बड़ी बात होती है।
इसलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन केवल निर्वाचन नहीं कराता, फ्री एंड फेयर, क्योंकि हमारे निर्वाचन कैसा कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी निर्वाचन हमारे यहाँ है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जहां अनेक पार्टियां होंगी, यही तो निर्वाचन, लोकतंत्र में निर्वाचन होना मात्र नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी। और वे प्रतिस्पर्धा कहाँ होगी, जहां ओलंपिक में दौड़ने वाले ज्यादा उम्मीदवार हों। अब चीन में इलेक्शन होता है, इसी बात पे तो हांगकांग के लोगों ने हंगामा कर दिया था। हांगकांग के लोगों ने कहा था भैया ये कौन सा चुनाव है, एक उम्मीदवार है और एक ही चयन करना, पर चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, ये कौन सा चुनाव होता है। अरे 10 उम्मीदवार रखो तब तो हम समझे चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों, बाकी बातें हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो इलेक्शन कमीशन, तो मुझे लगता है उसके बाद फिर लगभग हम सिलेबस खत्म ही करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप नागरिकता भी आपको बता देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा फिर मामला। बाकी कल।